वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। मैं यूजुअली जब भी फाइनेंस प्रोफेशन से मिलता हूँ, क्योंकि मेरा अपना चैनल चैनल भी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड है। तो जब भी इस तरह के लोग से मिलता हूँ और ख़ास तौर पे जब मैं वीडियोज़ नहीं बनाता था, तो उस वक़्त थोड़ा-सा मुझको एक लगता था कि डिस्टेंस क्रिएटेड है बिटवीन एटलीस्ट मी माई सेल्फ और जो दूसरे लोग जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। बट जब से मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया है, तो मैं समझने लगा हूँ कि इस तरह के लोग एलियन नहीं होते और अगर आप इनसे ज़रा सही से बात करें तो दे दे आर रियली गुड पीपल। तो इसी तरह से कुछ लोगों को लिंक्डइन में मैंने लिंक्डइन के थ्रू मैंने नोट किया, बात करना शुरू की। तो उसमें से एक साहब हैं असद, वो मेरे साथ आज मौजूद हैं। उनसे डिफरेंट किस्म की बातें करनी है, बहुत ज़्यादा इनफैक्ट आज हम मिले हैं, ऑलमोस्ट हमने डेढ़ घंटा वैसे ही बात करने में लगा दिया था। सो असद को मैं क्या इंट्रोड्यूस कराऊँ ये आप इनसे खुद ही सुन लें, क्योंकि इनका काफ़ी अच्छी लिंक्डइन प्रेज़ेंस है, यूट्यूब चैनल है, काफ़ी अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो काफ़ी चीज़ों पे बात करनी है। कैसे हैं असद? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वली, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स माय बहुत प्लेजर। शुक्रिया। इट्स माय प्लेजर। आप जो लिंक्डइन पे कंटेंट बनाते हैं या यूट्यूब पे जो कंटेंट बनाते हैं, इट्स रियली इंस्पायरिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। मुझे थोड़ा-सा उस पे भी बात करनी है, बट उससे पहले अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन करवा दें एंड देन वील कैरी ऑन। बिल्कुल वली। वली मैं ओरिजिनली कराची से हूँ, कराची पाकिस्तान से हूँ। वहीं पले-बड़े हैं, वहीं पे सारी एजुकेशन हमारी। हुँ, हुँ। अगर मैं थोड़ा-सा एकेडमिक्स से लेके चलूँ ताकि पूरे कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन हो जाए। हबीब पब्लिक स्कूल कराची, वहाँ से हमने अपनी एजुकेशन ली मेनली। हबीब एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ बहुत ही डिफरेंट तरीके का यस, स्कूल है। वो या आपको बहुत रफ एंड टफ बनाता है। फिर वहाँ से मैं अपना ए लेवल्स करने चला गया आगे फाउंडेशन पब्लिक स्कूल के साथ। और उसके बाद जब उस स्टेज पे था, जब मुझे अपना करियर डिसाइड करना था, तो मेरे पास कुछ बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल्स थी हू वर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हू वर डूइंग रियली वेल। तो मेरा बहुत शुरू से ही फ़ोकस ये था कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी फ़ॉलो करनी है और इसी को करना है। बहुत ही एक मुश्किल चीज़ है करने को वैसे तो, लेकिन जब आप आते हैं तो आपको लगता है कि ऐसा है नहीं, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बहुत सक्सेसफुल लोग हैं। इट्स प्रीटी नॉर्मल फॉर समबडी टू पुट इन हार्ड वर्क एंड सी द रिज़ल्ट ऑन द अदर साइड ऑफ इट। हुँ। तो ऐसे ही हुआ। कुछ ऐसा इत्तेफ़ाक से अच्छा ये भी हुआ कि कुछ दोस्तों की कंपनी अच्छी थी। वो कहते हैं ना कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 फाइव पीपल दैट या यू आर अराउंड। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि मेरे साथ जो दोस्त थे, मैंने कॉन्शियसली कोशिश की और ऐसे ही हुआ कि दे वर ऑलवेज़ बेटर देन मी, ऑलवेज़, ऑल ऑफ देम। अभी नाम लेना बेकार हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन दे वर रियली हाई अचीवर्स, गोल्ड मेडलिस्ट और इस तरह के लोग ना। तो होता ये है कि जब आप इस तरह के लोगों के आस-पास होते हैं, तो व्हाट यू एंड अप अचीविंग इज़ मच मोर व्हाट यू वुड अदरवाइज़ अचीव, हुँ। कि अगर आप एक मीडियोकर कंपनी में हो। तो ख़ैर दोस्त भी अच्छे थे, इंस्पायर भी करते थे, वो सब चीज़ें हुई। इवेंचुअली हुआ ये कि जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आए, जब नए-नए थे, मुझे आते तो डिस्कशन ही होती थी कि यार चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो नहीं हो सकती। बहुत फेल हो जाते हैं लोग। उस ज़माने में एक बहुत ही प्यूनिटिव किस्म का रूल होता था कि अगर मिसाल के तौर पे आपने 4 पेपर्स में फेल हुए हैं और आप 1 पेपर में भी फेल हो गए, तो आपके चारों पेपर फेल हो जाएँगे। वो एक मॉड्यूलर सिस्टम था, बड़ा डिफ़िकल्ट था वो। हुँ, हुँ। तो हम लोगों ने जो 4-5 हम करीबी दोस्त थे, हमने कहा यार इस रिस्क को कैसे हेज किया जाए, तो एक काम करते हैं एसीसीए कर लेते हैं साइड में, कम से कम एक चीज़ तो हो जाएगी। ओके। उस वक़्त हम लोग, मुझे याद है मैं तबानीज़ में था, 2008 की बात है। फिर हमने ये किया कि यार एसीसी भी शुरू कर दिया। अब हुआ ऐसे कि चलते गया टाइम और मेहनत करते गए, तो हुआ ये कि एट द एंड ऑफ द डे एसीसी भी हो गया और सीए भी हो गया। अच्छा। सीए की एक बड़ी ज़बरदस्त जो हमारा पीरियड रहा वो आर्टिकलशिप का रहा। एएफ फर्ग्यूसन फर्म से हमने चार्ट अकाउंटेंसी की ट्रेनिंग ली, व्हिच इज़ बेसिकली अ मेंबर फर्म ऑफ पीडब्ल्यूसी। तो हुँ, जो हुँ। पीडब्ल्यूसी इंटरनेशनल फर्म है, तो वहाँ पर बेसिकली जैसे कहते हैं ना हम लोगों को सही ट्रेनिंग मिलती है। और आज आज मुझे जो भी कुछ आता है ना वली, दैट इज़ प्राइमरीली बिकॉज़ ऑफ व्हाट आई लर्न्ड एट एएफ फर्ग्यूसन चार्ट हुँ, अकाउंटेंसी हुँ, प्रो। हुँ। क्योंकि वो आपको जिस डेप्थ में और जिस ब्रेड्थ में लेके जाते हैं ना चीज़ों के ऊपर, व्हिच इज़ अनइमेजिनेबल। तो आज कोई भी चीज़ ऐसी आती है ना कि यार ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, या ये अकाउंटिंग प्रॉब्लम आ गया, या ये फाइनेंस का डिसीजन लेना है, योर रूट्स गो बैक टू व्हाट यू लर्न्ड बैक देन इन हुँ। योर आर्टिकलशिप। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ होता है। और इस पे बात भी करेंगे आगे कि कितना ज़रूरी होता है कि आपने ना सिर्फ ये कि क्वालिफ़िकेशन क्या ली है, आपने आर्टिकलशिप कहाँ से की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टू डिटरमिन योर फ्यूचर करियर लैडर। हुँ, एग्ज़ैक्टली। मुझे इसमें एक चीज़ ये ऑफ़ कोर्स पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर रिस्पेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मुझे एक चीज़ ये भी बताएँ कि आपने जैसे बताया कि एसीसी एंड सीए, इसके अंदर डिफ़रेंस क्या है जो लोग नए आ रहे हैं उनको समझाने के लिए? और दूसरा ये कि आई डोंट वांट टू कंपेयर दिस बट स्टिल जो इंडियन सीएज़ हैं, उसका मुझे लगता है कि आई डोंट नो, यू आर द बेटर पर्सन टू आंसर दिस, बट आर दे द सेम कैलिबर एज़ ऑफ पाकिस्तानी सीएस या कुछ डिफरेंस होता है? देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो शायद मेरा ओपिनियन बायस्ड हो। हुँ, बीइंग अ पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे हाँ, ऐसा लगेगा कि पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट बेहतर हैं, क्योंकि
ना सिर्फ कि मुझे ऐसा लगता है बल्कि मैं ऐसे देखता भी हूँ। हाँ, लेकिन दिस इज़ नॉट टू बिलिटल आवर चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम आवर नेबरिंग कंट्री, वो भी बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं, बहुत कम्पेटिटिव होते हैं। बस 2-3 चीज़ें हैं, जिस तरह हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी इवॉल्व हुई और उनकी इवॉल्व हुई, उसमें थोड़ा-सा फ़र्क है। वहाँ पे भी सारी बिग 4 फर्म्स हैं, हमारे पास भी सारी बिग 4 फर्म्स हैं। इंडिया में ये हुआ कि वो आईएफआरएस बेसिकली इज़ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ओके। तो वो ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में यूज़ होते हैं, वो थोड़ा-सा देर में उसके ऊपर आए। पाकिस्तान में आईएफआरएस शुरू से अडॉप्टेड थे, तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी आईएफआरएस की, वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो चुकी थी उनसे पहले कंपेयर्ड टू द इंडियन चार्टर्ड हुँ, अकाउंटेंट्स। हुँ। और इसी वजह से आप देखेंगे कि अगर आप अकाउंटिंग की फ़ील्ड की बात करें, मैं इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा, इंजीनियरिंग में डेफिनिटली दे आर एक्सेलिंग इवन इन अकाउंटिंग, बट यू वुड फाइंड मोर पाकिस्तानीज़ doing well in accounting or finance field versus for example engineering में there's a wide gulf. they are हुँ। they are much better engineers और मैं या, उनके या, साथ काम करता हूँ, they are phenomenal. यस। पाकिस्तानी इंजीनियर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वहाँ की मेच्योरिटी का लेवल डिफरेंट हुँ। है इन टर्म्स ऑफ जो वहाँ की डेप्थ है, जो ब्रेड्थ है। इसी तरीके से हमारी अकाउंटिंग की और फाइनेंस की आई थिंक ब्रेड बहुत अच्छा, है। इसका रीज़न पता है क्या है? मैं मल्टीपल चीज़ें मल्टीपल रीज़न्स है व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, बट एक रीज़न जो मैं अक्सर लोगों से सुनता हूँ, क्योंकि इंडियन से काफ़ी ज़्यादा मेरा इंटरैक्शन रहता है, जो इंडियंस में इंडिया में हैं और यहाँ पर भी, वो हमेशा बोलते हैं अगर कोई टैक्स की बात आती है ना, तो कहते हैं कि यार अपने सीए से बात करेंगे। तो वो एक लेवल मुझे समझ नहीं आता कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इन पाकिस्तान इज़ नेवर थॉट ऑफ फॉर मी टू गो टू सम चार्टर्ड अकाउंटेंट टू फाइल माय टैक्सेस। वो तो कोई भी कर सकता है, मतलब कोई इतना उसकी क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। नहीं, एग्री, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो बेसिकली अकाउंटिंग की डेफिनिशन फिर काफ़ी ब्रॉड हो जाती है, वो टैक्स अकाउंटेंट के उसमें भी आना शुरू हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादातर टैक्स के अफेयर्स और वो बेसिकली उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, वो आर वेरी वेल वर्स्ड विद जो उनकी टैक्स लॉज़ हैं, तो वही हैंडल करते हैं। ये सही, बात बिल्कुल ऐसी सही। है। अच्छा, जो एसीसी एंड सीए व्हाट इज़ द डिफरेंस? हाँ, तो एसीसीए और सीए देखें, ब्रॉडली स्पीकिंग कोई डिफरेंस नहीं है। हुँ, वो भी हुँ, आपको अकाउंटिंग एक्सपर्ट बना रहे हैं और सीए भी आपको अकाउंट। अब सीए क्या है? सीए इज़ गवर्न्ड बाय आईकैप, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ हुँ, पाकिस्तान। जो हुँ, हम हुँ, पेपर देने जाते हैं, उसकी रिजल्ट्स, वो आपकी जो भी सर्टिफिकेट आता है, दैट इज़ इशूड बाय आईकैप, हुँ, जो हमारी लोकल क्वालिफिकेशन है। जैसे यूएस सीपीए है या ऑस्ट्रेलियन सीपीए है, उनका लोकल जो वो है। अच्छा, एसीसीए क्या है? एसीसीए आपका यूके की एक बॉडी है एसीसीए, बहुत वाइड बॉडी है, 190,000 प्लस प्लस मेंबर्स हैं उसके। इट्स अ ग्लोबल बॉडी। हुँ, पूरी दुनिया में एसीसीए के एग्ज़ाम्स होते हैं, पूरी दुनिया जैसे कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, इसी हुँ, तरीके से। हुँ, तो उसकी ब्रेड्थ बहुत ज़्यादा है, उसकी रिकॉग्निशन इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ठीक जैसे है। आप मैं कल को इफ आई शो अप इन न्यूज़ीलैंड फॉर एग्ज़ाम्पल, बोलूँ मैं एसीसी हूँ, वो रिकॉग्नाइज़ कर लेंगे मुझे, बजाए इसके मैं बोलूँ आईकैप का हाँ, चार्टर्ड ओके, अकाउंटेंट। तो एक ये ओके। फ़र्क है। हाँ। इवन इवन यहाँ पर भी यूएई के अंदर आपकी डिग्री वेरिफिकेशन के लिए आपको सीए की कोई डिग्री तो होती नहीं है। एग्ज़ सो आपको बीकॉम की डिग्री को आप अटेस्ट करवाते हैं यहाँ पर। सर, आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि आप किसी पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कीजिए या किसी, हाँ। और ही वुड टेल यू कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर देम टू हुँ, टू गेट गोल्डन वीज़ास फॉर एग्ज़ाम्पल इफ दे जस्ट हैव अ सीए जस्ट द सर्टिफिकेट। सीए विद द क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं वली भाई, हम इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ये तो बीकॉम नहीं किया हुआ। पायलट्स के साथ भी ये मसला है ना। अच्छा, उनके मुझे आई आइडिया डोंट नहीं नो, था। शायद ग्रेजुएशन होती है या नहीं होती, आई डोंट नो कि एज़ अ हाँ, पायलट यू प्रोबब्ली डोंट नीड द ग्रेजुएशन इवन। सर एक चीज़ जो स्टूडेंट्स मिस कर रहे हैं ना, मिस कर देते हैं, आज तो अब तो बहुत एजुकेटेड हो गए हैं इस चीज़ में। मेरे पास मेंटरशिप नहीं थी या कम थी फॉर एग्जांपल, तो हमने क्या किया, जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी में थे ना, हमने कहा यार बीकॉम कौन करेगा यार, आप चार्टर्ड हुँ, अकाउंटेंसी कर रहे हो, मतलब बीकॉम से तो बहुत आगे की चीज़ है ना वो। हुँ, तो हमने बीकॉम को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, दैट राइट। वाज़ अ मिस्टेक। हुँ, मैंने और मेरे कुछ दोस्त, हम करीबी थे, बहुत सारे लोगों ने। अब उसका उसका जो असल हमें नुकसान हुआ ना, जो उसकी प्राइस पे करनी पड़ी, वो फास्ट फॉरवर्ड 10 इयर्स जब हमारा कहीं होता था कि यार अच्छा यूएस में एप्लीकेशन डालनी है, फॉर एग्जांपल फर्म का कुछ आया हुआ है, हुँ, वो कहते थे डिग्री किधर है? नहीं है हुँ। डिग्री। तो एसीसी को डिग्री नहीं आपके? नहीं, अच्छा, एसीसी भी डिग्री? एसीसीए इज़ आल्सो अ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट, हाँ, ओके, ओके, ओके। सो अब आप यहाँ पे फँसे। अब 10 साल पहले जाके बीकॉम कौन करे वापस? हाँ, बीकॉम जिसको हमने कंप्लीटली ऐसे समझा कि यार कुछ नहीं है, वो हुँ, आपके आगे इस तरह से आया कि आपकी अगर कहीं की कहीं का आपका बाहर इमिग्रेशन मूव होने का प्रोसेस है। इमिग्रेशन का प्रोसेस है, वो उसके आड़े आ रहा है। हाँ, आपका गोल्डन वीज़ा बिकेम अ बिग chaos फॉर पीपल हू अच्छा, जस्ट हैव सर्टिफिकेट्स, अब ओके, इंक्लूडिंग माय सेल्फ। ओके, ओके, अब ओके। एसीसी आपको एक छोटा-सा राउट देने लगा। एसीसीए ने टाई अप किया ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी के साथ। हुँ, उन्होंने हुँ, बोला कि आप जब एसीसीए कंप्लीट करने लगो, यू हैव टू राइट अ थीसिस 4000 प्लस वर्ड्स का, एंड बेस्ड ऑन दैट थीसिस यू वुड बी अवॉर्डेड अ डिग्री। हुँ, इट्स हुँ, एन एफिलिएट डिग्री, इस तरह कुछ होता है। हुँ, लेकिन वो भी गोल्डन वीज़ा के लिए काउंट नहीं होता। दे से कि यू हैव टू हैव, जिसे कहते हैं ना आवर्स, यू नीड टू पुट इन आवर्स टू गेट द डिग्री। हुँ, हुँ, जैसे हुँ, जैसे स्कूलिंग होती है, एजुकेशन होती है। बहरहाल, सो अब अगर मुझसे कोई पूछता है, मेरे यंग कज़िन्स हैं, काफ़ी सारे उनसे बात हो रही है, तो मैं कहता हूँ बेटा बीकॉम नहीं छोड़ना, बीकॉम ज़रूर करना, कोई भी डिग्री ज़रूर करना, हुँ। जब तक आपके सर्टिफ़िकेट को डिग्री का और स्टेटस नहीं बीकॉम मिलता। करना इतना मुश्किल भी नहीं है ना, तो आप कर तो सकते नहीं हैं। है, यू हाँ, कैन जस्ट
do it as you're doing your chart accountancy on the side. सही 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 तो कुछ learnings हैं पुरानी. तो ACCNC as you're saying that it's a global body ACCA की होती है ACCA ग्लोबल बॉडी है, ग्लोबल रिकग्निशन है. अच्छा, अगर थोड़ा डीप जाना है इसके अंदर तो मैं थोड़ा, क्योंकि मतलब मैंने मुझे ये है कि ACCA जितने लोगों से मैंने सुना है it's much easier इसकी as वजह है, अच्छा इसकी वजह है उसके करिकुलम की जो अब मैं दोनों हूँ एंड आई एम मोर क्लोज टू ICAP बीइंग अ पाकिस्तानी, लेकिन ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग जो ACCA की करिकुलम की जो मैच्योरिटी है वो एक डिफरेंट लेवल पे है. उसका करिकुलम, उसके पास्ट पेपर्स, उसके एग्जामिनर कमेंट्स, जैसे हम ए लेवल्स में नहीं देखते, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके, है स्ट्रक्चर्ड है स्ट्रक्चर, ओके एक पेपर बनाने का तरीका. अच्छा, क्यों? क्योंकि उनके पेरोल पे प्रॉपर एग्जामिनर्स हैं, एक प्रॉपर उनको देयर इज अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट बिहाइंड दिस व्हीकल. ठीक है? तो जब ACCA में बच्चा जाता है ना, तो ये नहीं होता कि यार बस कहाँ से पढ़ूँ, किस कोचिंग से अच्छा जाऊँ. अच्छा अच्छा उसके अच्छा पास ही हैज़ अ मेन्यू ऑल द ऑफ रिसोर्सेज रिसोर्सेज टू स्टडी ठीक फ्रॉम, ठीक है एंड देयर इज नो रीजन फॉर यू टू फेल इन ACCA इफ यू स्टडी फुल. अच्छा, जो जो ICAP का है उसके अंदर ये है कि अभी मतलब वो उस मैच्योरिटी के स्टेज पे नहीं है इन टर्म्स ऑफ पेपर सेटिंग या इन टर्म्स ऑफ द रिसोर्सेज दैट यू प्रोवाइड टू स्टूडेंट. दे आर इम्प्रूविंग अ लॉट नाउ, बहुत हम्म इम्प्रूव हो गए हैं, हम्म लेकिन फिर भी देयर इज अ डिफरेंस. सही तो उस वजह से जो है पाकिस्तान में, क्योंकि रिसोर्सेज कम होती हैं और उस वजह से फिर ज़ाहिर रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट करती है वो चीज़. हम्म एक ये चीज़ हो गई. दूसरी चीज़ ये कि हमारे टाइम पर अब ACCA में क्या होता है, कोई भी पेपर से बाहर, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा. हम्म मतलब उसके अंदर दे विल कंफ्यूज यू अलॉट और वो सब चीज़ें उनको टेस्ट करेंगे. ICAP में यू कुड बी सरप्राइज एट टाइम्स. हम्म अच्छा, इसी तरीके से ICAP ने अपना लेवल भी मेंटेन किया है. जो चार्ट अकाउंटेंट्स इवेंचुअली निकल के आते हैं वहाँ से, दे आर टॉप नॉच इन देयर फील्ड इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग. मतलब उसके बाद अकाउंटिंग का एंड है इन पाकिस्तान. अच्छा, जब आप अब व्हाइल ACCA इज अ ग्लोबली रिकग्नाइज्ड बॉडी, अगर आप पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं और पाकिस्तान में ही काम करना चाहते हैं, दैट आई वुड हाईली इनकरेज यू नॉट जस्ट टू डू ACCA. बिल्कुल भी नहीं. ACCA इज वली भाई, मतलब यार ढक्कन खुले मिल जाते हैं धक्के खा रहे होते हैं बेचारे वो. अच्छा ओके क्योंकि पाकिस्तान में अगर आपने रहना है, देन यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो लोकल क्वालिफिकेशन है वो कैप्चर्ड होनी चाहिए, विच इज़ ICAP चार्ट अकाउंट. जब जब आप पाकिस्तानी, आई डोंट हैव अ परसेंटेज राइट नाउ, बट आई एम डेफिनेटली श्योर a high percentage of Pakistani CFOs या people who are operating at senior finance positions in Pakistan are ICAP chartered accountants. हम्म हम्म सही है ना? और फिर पुराने लोग तो हैं ही ICAP चार्ट अकाउंट में बिल्कुल, ACCA तो अभी रिसेंटली एक बिल्कुल, फिनोमेना है बिल्कुल. फिर इसमें एक फैक्टर ये भी होना शुरू हो गया कि जो ट्रेनिंग फर्म्स थी, इनका एक इस तरह का सेटअप था कि दे वुड इनटेक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ICAP से आ रहे हैं फॉर ट्रेनिंग हम्म वर्सेस द ACCAs. अच्छा तो होता है अब ACCA कहाँ ट्रेनिंग ले जाके, तो फिर ACCA लग जाता था जी मीज़ान म्यूचुअल फंड में मैं काम कर रहा हूँ. मीज़ान म्यूचुअल फंड में आपको वो ट्रेनिंग नहीं मिल सकती जो आपको एक ऑडिट फॉर्म में मिल ऑडिट फर्म में सकती मिलेगी. है ऑडिट फर्म आपको 50 क्लाइंट से भेजेगा, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट साइजेस, हम्म डिफरेंट डायनामिक्स, तो उसकी सही लर्निंग बहुत डिफरेंट सही होती सही है. सही सही आई गॉट इट अच्छा फिर आपने लेकिन आप करंटली यू आर नॉट इनटू ऑडिट्स राइट यू आर इन अ कंप्लीटली डिफरेंट डोमेन जी जी एज पर बिल्कुल. आई डिड ऑडिट्स फॉर फर्स्ट 4 years ऑफ माय करियर. फिर मैं PwC में एक और फंक्शन में मूव हो गया था, कैपिटल मार्केट्स का. वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट फंक्शन था, कंसल्टिंग की साइड पे. फिर सही उसके बाद और आगे की जर्नी है. ठीक है तो अभी आजकल आप क्या करें अभी मैं एक स्टार्टअप के साथ हूँ. अच्छा एंड दैट वर्क्स विद व्हाट काइंड ऑफ डोमेन सो वी वर्क इन पेमेंट्स. अच्छा इट्स अ पेमेंट प्रोसेसर. ओके एट कोर इट्स अ टेक कंपनी. सही है ना? ओके तो बेसिकली आप टेक प्रोडक्ट्स बनाते हैं विच इनेबल पेमेंट प्रोसेसिंग. और हमारा जो हेडक्वार्टर है, वी आर बेस्ड हियर इन दुबई. 50-60 पीपल ओवर हियर जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है which at scale we are processing more than 500,000 payments every day, collecting payments for more than 7 to 8 million customers every month. अब है क्या, पेमेंट्स कहाँ कलेक्ट हो रही हैं, कहाँ प्रोसेस हो रही हैं, सारा अफ्रीका बेस्ड बिजनेस है. क्योंकि हमारा जो कस्टमर है, जो मर्चेंट जिसे कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, दैट इज़ एन अफ्रीकन मर्चेंट. इट्स अ पैन अफ्रीकन मर्चेंट बेसिकली ओके अक्रॉस अफ्रीका. सो इट्स अ स्टार्टअप बट इट्स ऑन अ स्केल लाइक बड़ा स्टार्टअप है करेक्ट. सो एक टिपिकल स्टार्टअप ये होता है जिसमें एक फाउंडर होता है. इट्स अ फाउंडर लेड स्टार्टअप जिसको कोई ख्वाब आता है कि यार मैं कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, एंड ही स्टार्ट्स बिल्डिंग इट अप. हमारा थोड़ा केस यूँ डिफरेंट है कि इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन 3 ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड स्टॉलवर्ट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज. राइट एक कंपनी है मल्टी चॉइस. It's like the Star Network of India, for example, ओके or the Sky Network of the UK. Massive TV network है इनका, across Africa. 100 million customers Africa में देखते हैं इसको, इसके channels को. वो आया, उसने बोला यार मुझे इतने मेरे customers हैं, मुझे payments collect करनी होती हैं इनकी, तो we need to solve this problem. Let's create a company of our own who would not just collect payments for our customers, but would also collect payments or provide these services to other customers like us. राइट ठीक है. फिर उसमें join hand another company called Rapid. Rapid is another already established fintech company. और फिर एक और VC firm है, उसका नाम है General Catalyst. बहुत मशहूर VC firm है. It backs Stripe. अच्छा ओके ओके
स्ट्राइप में जिसने इन्वेस्ट किया उसी ने हमने। तो ये 3 मिले इन्होंने दे सो अब किसी भी स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने के लिए भली भाई 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली चीज़ चाहिए होती है आपको प्रोडक्ट, जो आपको मिल गई हमें, जो रैपिड जिसका मैंने ज़िक्र किया जो कि ऑलरेडी हुँ, पेमेंट कंपनी है। ठीक है। दूसरी चीज़ चाहिए होती है आपको कस्टमर्स। तो आपको डे 1 पे कस्टमर्स लाइन्ड अप हैं। क्यों लाइन्ड अप हैं? क्योंकि जो मल्टी चॉइस आपका इन्वेस्टर है दैट इज़ आल्सो सेइंग कि यार मेरे 100 मिलियन कस्टमर्स की पेमेंट कलेक्ट करो। हुँ, तो हुँ, कस्टमर खड़ा है, प्रोडक्ट आपकी खड़ी है और तीसरी चीज़ आपको चाहिए होती है फंडिंग। ये 3 चीज़ें हैं। तो जो फंडिंग है वो ऑफ कोर्स जैसे मैंने बात की वेंचर कैपिटल फर्म की, हुँ, जनरल कैटलिस्ट की और इन सब ने दे पूल्ड इन द फंड्स एंड दैट्स इट। So ओके, it's a different kind of startup. I would like to call it a joint venture, अच्छा, and ठीक है। then that's how it started. ओके, सो फ्रेंड्स क्विकली मैं एक चीज़ ज़रा रिमाइंड करवा दूँ आप लोगों को कि इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं रियल एस्टेट के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, रीलोकेशन के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर और इस तरह की और डिफरेंट निशेस के ऊपर हम कॉन्स्टेंटली डिबेट कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चंस भी भेजते हैं, मैं Q&A सेशंस भी करता हूँ, मैं वन ऑन वन सेशंस भी करता हूँ, ईमेल्स के ऊपर भी रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, बट एट द सेम टाइम ये चीज़ें लिमिटिंग होती हैं और इनमें उस तरह का स्केल नहीं आ पाता, तो इसकी वजह से मैंने कम्युनिटी भी फॉर्म की हुई है। मेरे एक फ्री डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है जो कि आप अगेन लिंक में मौजूद है, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को नीश किस्म की एक कम्युनिटी चाहिए जिसमें लोग कम हों बट उसमें प्रोडक्टिव बात हो सके, क्योंकि जब डिस्कॉर्ड पे बात करते हैं तो उसमें लोग ज़्यादा होते हैं और जब भी आप फ्री कम्युनिटी की बात करते हैं उसके अंदर 1000 लोग होंगे अगर एक किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसमें थोड़ा सा चीज़ें नॉइजी हो जाती हैं। तो व्हाट्सएप के ऊपर मेरी पेड कम्युनिटी है जिसकी अमाउंट ज़्यादा नहीं है, $13 पर मंथ के ऊपर उसकी अमाउंट है और उसमें पूरी दुनिया से लोग हैं। हम लोग डिफरेंट किस्म की बात कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, अपने-अपने आइडियाज़ हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, लिंक्डइन के ऊपर होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें चल रही होती हैं। स्टॉक्स सिग्नल की कोई कम्युनिटी नहीं है। अगर किसी ने मुझसे 1-2 दफ़ा पूछा भी है तो मैं स्टॉक सिग्नल्स नहीं दे रहा होता, ना इस तरह की कोई कम्युनिटी है हमारी। आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक इसका मौजूद है, उसको पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको ये फ़ीस देनी होगी और अगर ये कम्युनिटी जब ग्रो होती है उसके बाद हम इसमें फीचर्स ऐड करते हैं, तो जो पायनियर मेंबर्स होंगे जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनकी फ़ीस चेंज नहीं होगी और जो आने वाले मेंबर्स होंगे उनको नई फ़ीस पे करनी होगी। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके आप ज्वाइन करें और लेट अस कनेक्ट। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब हम उस टॉपिक पे आते हैं। आई थिंक मैं इसको टाइटल और थंबनेल भी बनाऊँगा कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कि कॉर्पोरेट में जाते हैं एंड दे दे स्टक देयर। गुड और बैड, इट्स नॉट अबाउट दैट, बट दे आर स्टक इन कॉर्पोरेट। अब चाहे वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करें या कुछ भी करें, बट जनरली स्टार्टअप्स के अंदर बहुत कम लोग दे दे ऑप्ट इन, क्योंकि एक तो कल्चर उस तरह का अब जाके थोड़ा बहुत डेवलप हुआ है, इससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं था। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो 2001 के अंदर भी जो है ना स्टार्टअप्स के अंदर प्रेफर करते थे जाना, एंड देन नाउ आफ्टर सो मेनी इयर्स मुझे अंदर आई अंडरस्टैंड कि क्यों करते थे वो, क्योंकि उसमें एक होलिस्टिक एक एनवायरनमेंट मिलता है आपको। सो कंसिडरिंग एनीवन, चाहे वो यंग हो जो यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ हो या लेट्स से इवन 30s 40s का कोई बंदा हो, व्हाई डू यू थिंक दैट स्टार्टअप्स के अंदर एक डिफरेंट किस्म का आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, मिलती है, कंपेयर टू अ कॉर्पोरेट, और कौन-सा बेहतर है आपके हिसाब से? अच्छा, बहुत ज़बरदस्त सवाल है और ये आई फाइंड माई सेल्फ वेरी वेल प्लेस्ड टू आंसर दिस बिकॉज़ मैंने दोनों जगह पे काम किया है। जो 15 साल का करियर है अभी तक का, उसमें कोई 13 साल जो हैं कॉर्पोरेट्स में काम किया है, जो वेल ऑयल्ड मशीन्स की तरह काम करते हैं और फिर उसके बाद लास्ट 2-3 साल से मैं स्टार्टअप के साथ हूँ। अच्छा, इट्स नॉट दिस और दैट कि एक बेहतर है और दूसरा बुरा है। दोनों हुँ, के अपने-अपने एडवांटेजेस हैं, तो उस पे बात कर लेते हैं। हुँ, अब जैसे कॉर्पोरेट जो होती है ना, उनकी 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। एक, वो बिल्कुल एक उनके जो प्रोसेसेस होते हैं ना, वो बड़े मैच्योर्ड प्रोसेसेस होते हैं। हुँ, दे ओवर द इयर्स दे हैव डेवलप्ड दोज़ प्रोसेसेस, उन्होंने अपने ऑर्गेनाइज़ेशन को होन इन किया हुआ होता है। तो दे वर्क लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन। तो एक तो ये बड़ी स्टेबिलिटी होती है, कंसिस्टेंसी होती है और जब ये सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या चीज़ कम हो जाती है? रिस्क, हुँ, है ना? तो प्रोसेसेस एक कंसिस्टेंट तरीके से चलते हैं। दूसरी चीज़ जो कॉर्पोरेट्स में आपको नज़र आती है और आप भी कॉर्पोरेट में काम करते हैं, हुँ, वो होते हैं कि दे हैव अ डीप थिंक टैंक फॉर एग्जांपल, जिसका मतलब ये है कि आप जब किसी कॉर्पोरेट को जॉइन करते हैं तो वहाँ पे आपको ज़रूर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल से काम कर रहे हो, तो हू नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो एक बहुत डीप एक्सपर्टीज़ होती है उनकी। हुँ, एक तो ये हो जाती है और तीसरी चीज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है जनरली कॉर्पोरेट्स के अंदर। इफ अ कॉर्पोरेट हैज़ सर्वाइव्ड फॉर लाइक 25 इयर्स, नेचुरली उसने कुछ अच्छा काम किया होगा। तो एज़ एन एम्प्लॉयी जो आपका रिस्क होता है वर्किंग विद अ कॉर्पोरेट इज़ मच लोअर, हुँ, ठीक है ना? क्योंकि आपको पता है देयर इज़ अ कंसिस्टेंट पे-चेक दैट्स हुँ, गोना कम। हुँ, अब आप आ जाएँ स्टार्टअप में। स्टार्टअप जो है जब शुरू होता है तो उसका अच्छा, एक किराना स्टोर जो मैं आज खोल लूँ वर्सेस एक स्टार्टअप की डेफिनेशन में फ़र्क क्या है? स्टार्टअप का ये होता है कि स्टार्टअप जो है अपने हेवीली इन्वेस्ट करते हैं अपने आप को शुरू में
सारे अच्छे से अच्छे प्रोसेसेस लगाएंगे, टूल्स लगाएंगे, लोग हायर करेंगे, तो उनका जो शुरू में जो बर्न रेट होता है ना, जो एक्सपेंस का रेट होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। दे लिटरली गो थ्रू अ वैली ऑफ डेथ। हुँ, जो शुरू में ना दे बर्न द मनी कंप्लीटली। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि उनको करना होता है हाइपर स्केल अपने आप को, वर्सेस अ किराना स्टोर जो ये कहता है जितना कमाऊंगा उतनी इन्वेंट्री खरीदूंगा, उतनी लाइटें लगाऊंगा, उतना ही वो करूँगा। सही है? हुँ, तो इट्स अ डिफरेंस। हुँ, जब आप स्टार्टअप में जाते हो, जो चीज़ मैंने देखी ना वली भाई, वो ये थी कि सबसे पहले तो आपका जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट होता है ना, वो एक अलग लेवल पे होता है। हुँ, ब्यूरोक्रेसीज़ बिल्कुल नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे जो सही लगेगा ना, आई एम फ्री टू टेक दैट डिसीजन एट माय डोमेन। आई डोंट नीड टू चेक कि यार पहले उसको ईमेल करूँगा, फिर वो जवाब देगा, फिर वो उसके पास ऐसा नहीं होता। हुँ, क्योंकि आपको मूव करना होता है बहुत तेज़। तो वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है स्टार्टअप के अंदर। तो आपको जो एंटरप्रेन्योरियल टच अगर फ़ील करना है, अगर मेरा स्टार्टअप नहीं भी है, मुझे आई फ़ील लाइक एन एंटरप्रेन्योर। हुँ, ये चीज़। दूसरा जो कोलैबोरेटिव मैजिक है स्टार्टअप का, वो कंपेयर नहीं कर सकते आप कॉर्पोरेट्स के साथ। हुँ, अब इमेजिन करें वली भाई दैट देयर इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ अ प्रेजेंटेशन दैट यू आर वर्किंग ऑन। अब नॉर्मली कॉर्पोरेट्स में क्या होता है जी, मैंने बनाई, फिर मैं भेजूँगा वली साहब को, हू इज़ माय बॉस, ही इज़ गोना रिप्लाई विद हिज़ कमेंट्स, फिर उस पे एक चलती रहेगी बात। यहाँ पर चूँकि टाइम आपके पास कम होता है, तो देयर आर 4-5 पीपल हू आर वर्किंग एट द सेम टाइम ऑन अ डॉक्यूमेंट। 6-7 लोग लगे हुए हैं, मैं उधर एडिट्स कर रहा हूँ, आप उधर एडिट्स कर रहे हैं। हुँ, जैसे आप हम गूगल स्वीट यूज़ करते हैं हम लोग बहुत। अच्छा, तो ओके, कोलैबोरेटिव मैजिक बहुत ज़्यादा होता है, तो जो स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग इज़ रियली रियली फास्ट। आई अंडरस्टैंड, यस। अच्छा, फिर स्टार्टअप्स क्योंकि बाय डेफिनिशन लीन होती हैं, स्टार्टअप्स के अंदर बटालियंस नहीं हो सकती लोगों की, हुँ, उसके अंदर कम लोग काम करते हैं हमेशा, तो जो बायस टुवर्ड्स ऑटोमेशन होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है। हुँ, वली भाई आप यकीन करें, आई हैवंट कम अक्रॉस एज मेनी टूल्स इन माय एंटायर करियर एज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन दिस स्टार्टअप। हुँ, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई टूल होता है। आपका एचआर चल रहा होगा हाईबॉब पे, आपके एक्सपेंस रिपोर्ट चल रही होंगी एक्सपेंसिफाई पे, नेट स्वीट हो गया, रिकन, मतलब आई कैन राइट अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज़ टूल्स। हाँ, जो ऑटोमेशन की तरफ बायस होती है बहुत ज़्यादा होती है, व्हिच इज़ गुड। फिर ये तो हो गए कंपैरिज़न, प्रोज़ एंड कॉन्स के ना। अब जो असल चीज़ आ जाती है ना, वो आ जाती है कमर्शियल्स और पैसे के ऊपर। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू पुट फूड ऑन द टेबल, राइट? अब कॉर्पोरेट में जैसे हमने ज़िक्र किया कि यार आपके पास एक कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ सैलरी है, आप कहीं नहीं जा रही, स्टेबल है फाइनेंशियली। स्टार्टअप्स आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल, लेट्स से। हुँ, दे आर हुँ, रिलाइंग ऑन फंडिंग हुँ, अंटिल दे ब्रेक इवन, ठीक है ना? हुँ, शुरू की स्टेजेस में आपकी डिपेंडेंसी फंडिंग पे बहुत ज़्यादा, जब तक फंडिंग है तब तक आपकी सैलरी है, जब तक नहीं है नहीं। तो इस रिस्क के अगेंस्ट स्टार्टअप आपको एक और चीज़ देती है, विच इज़ कॉल्ड ईसॉप, विच इज़ कॉल्ड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मैं यहाँ पॉज करूंगा ताकि आपको कोई अगर बीच में सवाल हो, नहीं, वरना आई कैन मुझे गो मेरे ऑन। मुझे आपने बहुत अच्छी बात की क्योंकि मैंने जो आपने जो बात की ना कि स्टार्टअप्स के अंदर बहुत ज़्यादा टूल्स यूज़ होते हैं। जी, आप कैन यू इमेजिन जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, उस वक़्त तक मैं कॉर्पोरेट के अंदर था और जिस कंपनी के अंदर भी मैंने काम किया, उसमें कैलेंडर का नामो-निशान और एक तो कोविड के टाइम तक कैलेंडर वैसे भी हम मेरे ख़्याल से यूज़ नहीं करते थे। जी, थोड़ा बहुत मीटिंग्स के अंदर हमने कह दिया कि चलो इतने बजे मीटिंग है, तो वो इतने बजे वो फ़िज़िकल मीटिंग होती थी। बट उसके बाद से थोड़ा-सा वो टीम्स के थ्रू हम आना शुरू हुए। बट मैंने जब ये यूट्यूब स्टार्ट किया था, उसके बाद जितने ब्रांड्स के साथ मैं काम करता था, ज़्यादातर स्टार्टअप्स होते थे। तो वो मैंने पहली दफ़ा देखा कि कैलेंडली क्या चीज़ होती है। आई डिडन्ट नो दैट हम्म, बिफोर हम्म, या गूगल कैलेंडर किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें मुझे स्टार्टअप जितने भी स्टार्टअप्स मैंने के साथ मैंने कोलैबोरेट किया, उनसे पता चला। मेरे हम्म, कॉर्पोरेट लाइफ़ के अंदर मुझे वो एक्सपीरियंसेस मिले ही नहीं थे और आज भी जो लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, अब कोविड के बाद से काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो हाँ, गई हैं, agree, बट स्टिल बहुत सारे लोग वो टूल्स देखते ही नहीं हैं। मैं नोशन की बात करूँ, मेरा नहीं ख्याल कि कॉर्पोरेट के अंदर जो काम कर रहा होगा बंदा, उसने नोशन उस तरह से यूज़ किया होगा जिस तरह से मैं खुद यूज़ करता हूँ या कोई स्टार्टअप में यूज़ करता है। सो दैट इन दैट पर्सपेक्ट और फिर लोग भी कम होते हैं। बिल्कुल, आप डायरेक्ट सीईओ से बात कर सकते हैं, सीटीओ से आप बड़ी कॉर्पोरेट में सोच भी नहीं सकते कि किसी सीईओ कंट्री मैनेजर से बात करेंगे डायरेक्ट। टोटली, टोटली, बट स्टार्टअप्स के अंदर आपके पास बहुत ईज़ी एक्सेस होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, यू आर राइट, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। अब वो जो आप फाइनेंशियल्स की बात कर रहे थे, नाउ लेट्स गो फॉर दैट। बिल्कुल। अब वो जैसे मैंने बात की ना, वो वैली ऑफ डेथ वाली बात की, जो हाँ, शुरू के साल होते हैं जिसमें स्टार्टअप फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है फंडिंग के ऊपर इन्वेस्टर्स की, तो हमारे पास इतनी एग्जांपल्स हैं वली, जिसमें स्टार्टअप्स हैव फेल्ड बिकॉज़ इन्वेस्टर्स ने अपना हाथ उठा लिया, मतलब इन्वेस्टर ने बोला यार आई आई कांट फंड दिस वेंचर एनीमोर। तो अब होता क्या है कि पीपल लूज़ देयर जॉब्स, और स्टार्टअप्स बाय नेचर बहुत रिस्की होती हैं इस वजह से, राइट? हुँ, अच्छा, फिर अगेन जैसे हमें पता है रिस्क एंड रिवॉर्ड वो हैंड इन हैंड, तो उसके अगेंस्ट फिर ये होता है कि स्टार्टअप्स ऑफर यू समथिंग व्हिच इज़ कॉल्ड द ईसॉप, हुँ, हुँ, एम्प्लॉयी स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब कोई एम्प्लॉयी इतना रिस्क क्यों लेगा? तो स्टार्टअप उसका जवाब ये देता है कि यार आपको मैं दूँगा शेयर इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, हुँ। जो कि कॉर्पोरेट्स में बहुत रेयर होता है, बल्कि होता ही नहीं है, मतलब जनरली नहीं होता, लेट्स जस्ट पुट इट शेयर्स दैट दे वे। देंगे वो आपको?
शेयर्स दे देंगे, एक चीज़ होती है आरएसयू, हाँ, रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स हाँ, कुछ, लेकिन वो भी हर जगह नहीं होता हाँ, फुली भाई। हाँ, मतलब आप कितनी कंपनीज़ में दुबई में काम करेंगे जो कि नहीं। आपको बोलेंगे आप यू टेक अ शेयर ऑफ माय कंपनी, रेयर ज़्यादातर मल्टीनेशनल्स के अंदर होता है। होता है। हुँ, वो भी होता है वली भाई एट सर्टेन स्टेज, एट सर्टेन लेवल हर एक को नहीं मिलता। स्टार्टअप जनरली आर वेरी इंक्लूसिव इन दैट कि यार वो हुँ, सबको बोलते हैं कि यार अगर कोई छोटे से छोटा एम्प्लॉयी है, बड़े से बड़ा एम्प्लॉयी है, उसको दे विल हैव अ स्किन इन द गेम, हुँ, दे विल हैव अ शेयर ऑफ द कंपनी। हुँ, ठीक है? अब उससे होता है 2 चीज़ें होती हैं। एक तो मोटिवेशन बढ़ जाती है आपकी, दूसरी चीज़ ये होती है कि रिटेंशन बढ़ जाती है आपकी। हुँ। अच्छा, रिटेंशन कैसे बढ़ती है? थोड़ा-सा मैकेनिक्स से बात कर लें हुँ, इसकी। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक स्टार्टअप जॉइन की आज। स्टार्टअप मुझे बोलेगा कि यार बेस्ड ऑन योर लेवल, बेस्ड ऑन योर सैलरी, बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज़ एंड सीनियॉरिटी हम आपको 100,000 ऑप्शंस देते हैं अपनी कंपनी का। अब ये ऑप्शन क्या है? अब मैं बताता हूँ आपकी स्टोरी में ना। हुँ, वो बोलेंगे यार 100,000 ऑप्शन आपको आज नहीं मिलेंगे। हुँ, ये वेस्ट होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स हुँ, ताकि आप ठीक है, हमारे 4 साल जुड़े रहें हमारे साथ। राइट। ठीक है ना? हुँ, अच्छा। अब असद साहब ने जॉइन कर लिया आज। पहला साल खत्म होगा 25,000 ऑप्शंस उनके अकाउंट में आ जाएँगे। 50, 75 लाख पूरे हो हुँ, गए। ठीक है? अब ये थे ऑप्शंस, ठीक है ना? जो टाइम बेस्ड हैं, चल रहे हैं आपके जितना टाइम आपने गुज़ारा ताकि आप कंपनी के साथ रुकें, उतना ही फ़ायदा आप दें। हुँ, अच्छा जी। अब इन ऑप्शंस को आपने एक्सरसाइज़ करना होता है। एक्सरसाइज़ ऐसे करना होता है, आपने कंपनी के पास जाना होता है, बोलना होता है, "जी, मेरे ऑप्शंस हैं, मैं इनको अब शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, एक्सरसाइज़ करना चाहता हूँ।" तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक्सरसाइज़ प्राइस। ओके। अगर तो कोई एक्सरसाइज़ प्राइस है उसकी, मिसाल के तौर पे आधा डॉलर है, तो लाख का मुझे आधा डॉलर पर शेयर देके उसको कन्वर्ट करना है। जनरली एक्सरसाइज़ प्राइस कंपनी जानबूझ के बहुत ही कम रखती है ताकि एम्प्लॉइज़ पे फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। हुँ, ठीक है ना? तो वो बिल्कुल ही एट नो कॉस्ट यू कैन गेट इट कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। अब शेयर्स बन गए वो, अब क्या फ़ायदा होगा इससे? फ़ायदा इससे ये होता है कि जब वो स्टार्टअप एग्ज़िट होता है या तो वो सेल होता है या वो आईपीओ पे जाता है, तो जो एम्प्लॉइज़ के पास शेयर हैं वो भी बिकते हैं। हुँ, वो भी उसी प्राइस पे बिकते हैं जिस प्राइस पे कंपनी बिक रही है। तो 100% एम्प्लॉइज़ मेक अ लॉट अ ऑफ मनी। बोनांज़ा आउट ऑफ हुँ, दिस। हुँ। तो ये बेसिकली जो इसकी अट्रैक्टिवनेस है। क्विक ब्रेक फ्रॉम द वीडियो। इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की, रियल एस्टेट की, इमिग्रेशन की, रीलोकेशन की और बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जो कि आपकी वेल्थ क्रिएशन, आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को ऑगमेंट करती हैं। अब वेल्थ क्रिएशन के लिए, वेल्थ बिल्डिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इज़ नॉट ईजी टू एक्वायर क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होती है, हाई टिकट आइटम होता है। बहुत सारे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक घर बना सकते हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ यूएई के अंदर जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं इस वक्त, यहाँ पर डेमोक्रेटाइज कर दिया गया है रियल एस्टेट को और यहाँ पर आप बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू रियल एस्टेट ले सकते हैं जिसके अंदर स्मार्ट क्राउड हो गया, स्टेक हो गया, प्रिपको ब्लॉक हो गया, इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू आप 2000 दिरहम से भी अपनी रियल एस्टेट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेक के थ्रू तो आप सऊदी की रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें अपना एक पोर्शन ले सकते हैं जिसके थ्रू आप इम्पैक्ट ले सकते हैं रेंटल रिटर्न्स का और प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन का। डू check that out. All the referral links are in the description of this video. There are risks involved. मैंने उन पे multiple videos बनाई हुई हैं, but to take some kind of exposure to Dubai's real estate, do check the links out. And now let's get back to the video. अच्छा असद, अगर मैं बात करूँ कोई लेट्स से यंग पर्सन है या कोई इवन मिड करियर किसी कोई बंदा है और वो जाना चाह रहा है स्टार्टअप के अंदर, तो ऑफ कोर्स प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट what do you suggest कि how do you negotiate the contract once going into startup, especially the monetary terms, क्योंकि उसमें हो सकता है सैलरीज ना मिले। और मैं इस लिए भी बोल रहा हूँ कि यूजुअली जब लोग जॉब्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट आपका जो भी पैसे आपको मिल रहे हैं वो होता है। हुँ, जबकि मैंने ऐसे भी देखा है लोगों को कि इफ़ दे आर इन द सेल्स फंक्शन तो आपकी सैलरी तो बहुत कम हो जाती है, आपके कमीशन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिमिलरली इन स्टार्टअप्स हो सकता है आपके पैसे इतने ज़्यादा ना हों बट आपको जो एक्विटी आपको मिल रही है वो इट मेक्स मोर सेंस। तो उसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए वंस यू आर गोइंग इनटू सच हुँ। कॉन्ट्रैक्ट्स? बिल्कुल, जैसे आपने एज इसकी सीनियॉरिटी की बात की तो मैं मेरे ख़्याल से जनरली स्टार्टअप्स के अंदर जो है ना यंग लोग होते हैं। व्हेन आई से यंग जनरली लेस देन 50 आई वुड से। ओके। बिकॉज़ बियॉन्ड 50 आपकी रिस्क एपेटाइट काफ़ी कम हो जाती है ना हुँ, बिकॉज़ देन यू आर लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी। सो आई हुँ, थिंक इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू मूव इनटू अ स्टार्टअप फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर इन योर 50s। हुँ, दैट्स हाउ आई बिलीव। ठीक है, ओके। उससे पहले-पहले आई थिंक यू आर स्टिल यंगिश इन योर करियर। अच्छा, जहाँ तक रही उसकी बात कि किस तरह से आप असेस करें कि यार स्टार्टअप स्टेबल है नहीं है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी 13 साल के बाद कॉर्पोरेट करियर के बाद मैं सोच रहा था यार स्टार्टअप। तो जो चीज़ें मैंने देखी ना वली भाई, स्टार्टअप में होता है कि आपको ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। आप कंपनी को सर्च करें आपको मिलेगी नहीं। हुँ, आप लिंक्डइन पे जाएँ नहीं होगी, कहीं हुँ, किसी जगह नहीं होगी, राइट? हुँ, तो फिर आप देखते हो 2 चीज़ें। एक आप ये देखते हो कि यार इसके फाउंडर्स कौन हैं? बैकर्स कौन है इसके? अब जैसे मैंने देखा कि यार मल्टी चॉइस है, रैपिड है, जनरल कैटलिस्ट है जिन्होंने और दूसरी कंपनीज़ को बैक किया हुआ है। तो फिर
तो उससे थोड़ी-सी आपको एक एश्योरेंस मिलती है कि यार ये एक ऐसे बैकर्स हैं, ये ऐसे स्पॉन्सर्स हैं, ये ऐसे फंडर्स हैं हुँ, व्हिच हू विल स्टिक अराउंड। हुँ, सही है ना? एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट मैंने देखी वली भाई, हू आर द पीपल हू यू आर गोना बी वर्किंग शोल्डर टू शोल्डर विद। हुँ, जब मैंने देखना शुरू किया कि यार मेरी कंपनी का सीईओ इज़ अ जेपी मॉर्गन, एक्स पेपैल, एक्स ग्रैब, और जी जो सीओओ है ही इज़ आल्सो एक्स जेपी मॉर्गन। ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। हुँ। जब मैंने जॉइन किया तो 6-8 लोग थे ऑलरेडी। तो मैंने कहा यार फिर आपको एक छोटा-सा कितने अपनी, लोग थे आप लोग आपने जब जॉइन किया तो? जब मैं 8वां बंदा था। अच्छा, नाउ वी आर ओके, 70। ओके, हुँ। दैट आई मीन दैट वाज़ स्टिल अ ब्रेव बिल्कुल, बिल्कुल, स्टिल हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसे ही था। दैट वाज़ अ लीप ऑफ फेथ हुँ, हॉनेस्टली। हुँ, लेकिन इन 2-3 चीज़ों से मुझे बहुत एश्योरेंस मिली कि यार हुँ, ऐसा नहीं है कि किसी ने जी $4 लाख डाल के कंपनी शुरू कर दी एक छोटे से उसमें। इट वाज़ अ प्रॉपर सेटअप। हुँ, आपके आपके ओनर्स आपको पता है कौन है। आपको ये पता है कि 4-5 लोग और कौन काम कर रहे हैं, तो उनकी डिसीजन मेकिंग से आप थोड़ी-सी लाइन्स ड्रॉ करते हो ना, यू कैन ड्रॉ सम डॉट्स कि यार हुँ, ये अगर बंदा जेपी मॉर्गन, पेपैल, ग्रैब के बाद यहाँ आ रहा है, कुछ तो होगा। सो फिर इस तरह से, सो मेनली अराउंड द फंडर्स एंड सेकंडली अराउंड पीपल दैट यू गोना बी वर्किंग विद। ये 2 चीज़ें उसी वक़्त आपको अवेलेबल होंगी। सही, और ठीक कुछ है, ज़्यादा पता नहीं होगा आपको। ठीक है। इसके अलावा फिर जब हम नेगोशिएशंस की बात करें अगर नेगोशिएशन की बात करें तो एक्सपेक्टेशन सेटिंग बड़ी ज़रूरी है। हुँ, आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस मैनेज करनी है। जनरली क्या होता है, जब हम एक कॉर्पोरेट दूसरी कॉर्पोरेट स्विच कर रहे होते हैं तो 20% इश का जंप एक जनरल होता है एक्सेप्टेंस हुँ, के, यार होगा। हुँ, कॉर्पोरेट्स में, सॉरी, स्टार्टअप में होता है कि जनरली आपको जंप तो छोड़ ही दें, योर मैक्सिमम यू आर गोना जॉइन एट द सेम पे, या यू माइट हैव टू टेक अ कट एज़ वेल। हुँ, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको जो मिलता है वो आपको एक अपॉर्च्युनिटी टू क्रिएट जनरेशनल वेल्थ, अ लाइफ चेंजिंग कॉम्पेंसेशन व्हिच इज़ ईसॉप। हुँ। अच्छा, ईसॉप इज़ लाइक गैम्बल। चला तो वो कहते हैं ना, चले तो चाँद तक, नहीं चले तो क्या है? ची चले तो चाँद तक वरना वरना शाम तक, वरना ऐसी शाम कुछ तक हाँ, है। ऐसी कुछ तो है। हाँ, तो हाँ, यही है उसका भी। हाँ, हाँ, तो टोटली ही है। हाँ, तो सही। बस ये 2 चीज़, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है वली भाई, जब मैं अपनी लर्निंग से आपसे शेयर कर रहा हूँ, ऑनेस्टली बीइंग अ फाइनेंस पर्सन, डिस्पाइट बीइंग अ फाइनेंस पर्सन, सॉरी, आई डिडन्ट नो हाउ टू नेगोशिएट ईसॉप। हुँ, तो फिर जब मैं बैठा तो मैंने पहली दफ़ा रिसर्च करना शुरू किया। तो अब जो नए लोग जॉइन करना चाहते हैं, इवन आप फाइनेंस से हो ना हो, आपको पता होना चाहिए 3-4 सवाल जो आपने पूछने हैं ईसॉप से रिलेटेड। राइट, कि यार पहला तो ये है कि मेरा ईसॉप में मेरा शेयर है कि नहीं? क्योंकि कुछ कंपनीज़ ये करती हैं कि सर्टेन एक्सपीरियंस लेवल को लेती हैं और कुछ लोगों को छोड़ देती हैं। सबसे पहले आपने ये ओके, कन्फर्म करना है ओके, कि क्या मेरा ईसॉप में, विल आई बी पार्टिसिपेटिंग इन ईसॉप, पहली चीज़। फिर आपने पूछना है उसका वेस्टिंग पीरियड क्या होगा? ठीक क्या है, मुझे आप 8 साल पे तो नहीं दोगे? जो कंसिस्टेंट स्टैंडर्ड है वो है 4 इयर्स वेस्टिंग पीरियड। तो ओके। आपने ये मेक श्योर करना है कि ये हो। फिर आपने किसी तरीके से ये फाइंड आउट करना है कि यार मेरे ऑप्शंस होंगे कितने? अच्छा सॉरी ये 4 साल हैं, ये जब से आपने जॉइन किया जब से स्टार्ट हो जाएँगे या कंपनी लेट्स से 2 साल पहले से बन रही थी, चल रही थी तो अब अगले 2 साल हैं सिर्फ़, जब से आपने जॉइन किया, जब से आपने जॉइन क्योंकि दे किया? हैव टू रिटेन यू फॉर दैट पीरियड, राइट? ओके, एटलीस्ट दैट पीरियड। सो आपने वेस्टिंग पीरियड के ऊपर ज़रूर बात करनी है। ठीक आपने है। ये ज़रूर बात करनी है उसके बाद कि यार मेरे ऑप्शंस हैं कितने? क्या वो 2 लाख ऑप्शंस हैं, 4 लाख ऑप्शंस हैं, और कैसे आपने कैलकुलेट किए हैं? हुँ, जनरली कंपनीज़ क्या करती हैं वली भाई, ऐसे करती हैं, जैसे मेरी सैलरी, मिसाल दे रहा हूँ, मेरी सैलरी लाख दिरहम है हुँ, सालाना, हुँ, ठीक है? वो बोलेंगे अच्छा जी असद, आपकी जो सैलरी है हम डिवाइड कर देंगे बाय आवर करंट वैल्यू ऑफ शेयर, लेट्स से $10 शेयर, एंड वी विल गिव यू दोज़ मेनी ऑप्शंस। तो मुझे 10,000 ऑप्शंस मिल और जाएँगे। वो जो $10 शेयर है वो कौन डिसाइड कर रहा है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, दैट्स वेयर आई वाज़ अबाउट टू गेट नेक्स्ट, कि आपने अच्छा, उनसे पूछना है कि आपकी करंट वैल्यूएशन क्या है? तो ओके, करंट वैल्यूएशन का जो सबसे बेहतर बेंचमार्क होता है ना, वो होता है रीसेंट फंडिंग। फंडिंग अच्छा रि रेवेन्यू नहीं। नहीं, 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 हाँ, ओके। क्योंकि होता स्टार्टअप है में तो कि रेवेन्यू वैसे ही हाँ, रेवेन्यू होगा नहीं आपके हाँ, पास, रेवेन्यू ओके, होगा भी तो ओके। फिर उसके अंदर भी बहुत सब्जेक्टिविटी है। रीसेंट हुँ, फंडिंग राउंड अगर हुआ हो ना, तो उसमें आपको ये पता होता है कि एक नए इन्वेस्टर ने इस वैल्यू को वैल्यू समझते हुए स्टार्टअप में पैसे डाले। ओके, सो यू हैव अ रियल वैल्यूएशन दैट हैज़ बीन डन बाय समबडी टू इन्वेस्ट इन दैट बिज़नेस, सही है? हुँ, अगर लेटेस्ट फंडिंग राउंड नहीं हुआ हुआ तो फिर एक अलग ही, बिल्कुल ही बहुत ही अर्ली स्टेज पे हो, फिर कोई मसला नहीं है, फिर यू हैव सम आइडिया, फिर उसकी वैल्यू इतनी होगी भी नहीं, हुँ, राइट? हुँ, सो दैट्स हाउ। सो आपने ये पूछना है मेरे कितने ऑप्शंस हैं, वेस्टिंग कंडीशन क्या है और हुँ, वैल्यूएशन क्या है बिज़नेस की इस वक़्त हुँ, लेटेस्ट। ये हुँ। 2-3 चीज़ें बड़ी समझनी ज़रूरी हैं। सही है, तो आपने अगर लेट्स से कह दिया कि 1 लाख ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं और वैल्यूएशन उसकी इस वक़्त करंटली $1 है पर शेयर, तो आप 1 लाख डॉलर्स ही आपको एक तरह से ऑन पेपर आपको 1 लाख डॉलर्स मिल रहे हैं, इस वक़्त। इस वक़्त 4 लेकिन साल के बाद नहीं 4 साल के बाद तो वैल्यूएशन चेंज हो जाएगी। हाँ, एग्ज़ैक्टली, हाँ, क्योंकि वो देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने आपको 4 साल रोकना है, फिर आपसे मेहनत करवानी है ताकि उस कंपनी की वैल्यू आप बढ़ा के $1 से $100 तक ले जाओ, ताकि हुँ, वो 1 लाख आपका बन जाए मिलियन। मिलियन राइट, राइट और ऐसी एग्ज़ाम्पल्स हैं भी। ऐसी एग्ज़ाम्पल्स बहुत सारी हैं। हाँ, रीजन में हैं, रीजन से बाहर भी हैं। हुँ, एनवीडिया की बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स हैं, करीम की बहुत सारी एग्ज़ाम्पल, जो रीजनल एग्ज़ाम्पल, जब करीम को उबर ने एक्वायर किया, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, हुँ, देयर वर सो मेनी पीपल हू केम आउट एज़ मिलियनेयर्स, नॉट जस्ट डिनोमिनेटेड इन दिरहम्स बट आल्सो इन यूएस डॉलर्स। हुँ, सही। तो आप इसको जब आप अब वेस्टेड पीरियड खत्म होगा, उसके बाद क्या होगा? वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, फिर आपके वो शेयर्स कन्वर्ट हो जाएँगे, मतलब ऑप्शंस कन्वर्ट हो जाएँगे इनटू शेयर्स। फिर ये होता है वली भाई, टू कंटिन्यू
इंसेंटिवाइजिंग द एम्प्लॉइज, कंपनीज अक्सर ये भी करती हैं स्टार्टअप, क्योंकि कैश कम होता है बोनस देने के लिए, तो वो कहते हैं यार वली आपने बहुत अच्छा काम किया इस साल, हम आपको कैश बोनस की जगह हम आपको एडिशनल ऑप्शन दे रहे हैं ऑफ 50,000 ऑप्शन। अब वली को पता है कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऑप्शंस की वर्थ कहीं ज़्यादा है, मुझे जो आज कैश बोनस मिलेगा। हुँ। सो इस तरह से वो ऑप्शंस को आपको एक्सपैंड करती जाती हैं। अच्छा, 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 ज़बरदस्त। चलें ये तो ज़बरदस्त हो गया मतलब लोग जो हैं वो अब एटलीस्ट मेरे ख़्याल से तो लोगों को अभी भी नहीं समझ में आता कि ये एक जो सैलरीड माइंड होता है ना वो कभी जब स्टार्टअप नई-नई चीज़ आती है तो उसको रिसर्च करने में जाता है। और एटलीस्ट आपको पहले से पता हो कि ये चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। जैसे अभी एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ जस्ट टोटली ऑफ द टॉपिक क्योंकि मेरा बेटा अयान कनाडा गया हुआ है तो वो मेरे साथ अभी आमिर आए हुए थे, आमिर जीवानी, ही इज़ अ टैक्स कंसल्टेंट। तो वो पॉडकास्ट कर रहे थे तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि आपकी जो फ़ीस होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट की, वो अगर आप जो भी पे करते हैं लेट्स से $1.5 लाख 4 साल में आपने पे की है, तो वो फ़ी आपको जो भी उसका टैक्स रिटर्न बचता है ऑलमोस्ट 20% बता रहे थे। वो एडजस्ट हो सकता है लेट्स से व्हेन अयान गोज़ इनटू वर्कफ़ोर्स, वो जो भी उसको टैक्स पे करेगा वो एडजस्ट हो सकता है, उसका 20% एडजस्ट रियली? हो सकता है। उसकी अच्छा, कैलकुलेशन है वेरी बट नाइस। आई डिडन्ट नो दैट। तो अगर आपको ये पता ही नहीं है तो हो सकता है बाद में आपको मिल जाए वो, लेकिन अगर आप अभी से पता है तो आप उसको प्लान कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि नहीं हमें सिर्फ़ पढ़ना है, उसके बाद वापस आना है। बट हो हुँ, सकता है अगर उनको ये पता चले कि पढ़ने के बाद आप लेट्स से 2-3 साल जॉब करेंगे, उन प उस 2-3 साल के पैसे भी आपको जो टैक्स में आप दे रहे होंगे वो रिफंड हो सकते हैं। हुँ, यू कैन प्लान योर लाइफ़ अकॉर्डिंगली। तो अगर आप स्टार्टअप के अंदर भी जॉब करने जा रहे हैं, तो आपको आप यू कैन वेइ इन योर प्रोस एंड कॉन्स। बेस्ड हुँ, ऑन दैट यू कैन थिंक ओके ये मैं हो सकता है मेरे पास 2 साल का एक रनवे हो पैसों का और मैं कोई अपने साथ एक बहुत बड़ा गैम्बल करना चाहता हूँ अपनी लाइफ़ के साथ और मैं चाहता हूँ कि यार कुछ करूँ मैं। एंड अगेन एज़ यू सेड कि स्टार्टअप में जो लोग भी काम कर रहे हैं वो दे हैव द स्किन इन द गेम। तो वो हर बंदा चाहेगा कि यार काम बेहतर हो, कंपनी अच्छी ग्रो हो, so that they make money and then of course I will make money myself as well. 100%। So I'll come back to exactly what you are doing right now like payments and fintech और उसमें आपने बताया क्रिप्टो के क्योंकि क्रिप्टो में आई आल्सो एम कीन लर्नर कि अभी चल क्या रहा है। क्योंकि अभी तक मुझको उस तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि मैं क्यों उसके अंदर हेविली इन्वेस्ट करूँ। ऑल्दो आई एम नॉट इन्वेस्टिंग एट ऑल बट थोड़ा बहुत भी अगर मैं थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, तो वो क्यों करूँ और किस में करूँ? तो वो थोड़ा-सा मुझको पेमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि जब भी मैं क्रिप्टो की बात करता हूँ, तो लोग वही कहते हैं कि इट हैज़ डेमोक्रेटाइज़्ड द पेमेंट सिस्टम और जो जो आपकी लेट्स से स्टेट गवर्न कर रहा है चीज़ें इस वक़्त, वो क्रिप्टो से आप हुँ, इंडिपेंडेंस ले सकते हैं। हुँ, सो सम टेल मी समथिंग अबाउट पेमेंट्स एंड आल्सो व्हाटएवर यू आर डूइंग एंड देन लिंकिंग इट टू द क्रिप्टो। श्योर। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन है हुँ, और इस पे बहुत बहुत ज़्यादा जो है डॉक्यूमेंटेशन और कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है ना बहुत टेक्निकल है। तो एक काम करते हैं, लेट्स ज़ूम आउट हुँ। और बहुत हाई लेवल और सिंपलिस्टिक तरीके से बात करने येस, की ऑफ कोशिश कोर्स, करेंगे, ऑफ ठीक? बहुत कोर्स। सिंपल प्लेन लैंग्वेज में। हुँ, अब पेमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो जैसे मैंने ज़िक्र किया कि हमारा जो पेमेंट्स ऑपरेशंस है दैट इज़ पैन अफ्रीकन, अफ्रीका में। तो 2-3 चीज़ें बताऊँगा हाई लेवल मैक्रो लेवल पे। एक पहली चीज़ तो ये, जो अफ्रीका से लोग बाहर होते हैं ना, हुँ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हुँ, हम समझते हैं अफ्रीका एक कंट्री है। अफ्रीका अफ्रीका बोल देते हैं हम हुँ, लोग। हुँ, अफ्रीका, एज़ यू नो वेरी वेल, हुँ, इज़ अ हुँ, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 50 कंट्रीज़, 52 कंट्रीज़ टू बी वेरी प्रिसाइज़ इफ आई हुँ, एम नॉट मिस्टेकन। हुँ, और हर कंट्री के अपने अलग-अलग डायनामिक हैं। हुँ, हर कंट्री के अलग-अलग डेमोग्राफिक्स हैं, अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ एक्सट्रैक्टिव हैं इन नेचर लाइक नाइजीरिया, कुछ दूसरे तरीके से कमाते हैं अपने पैसे, राइट? तो एक तो ये चीज़ बड़ी समझनी ज़रूरी है। जब हम करीब गए अफ्रीका के तब हमने देखा है। अब एक बहुत हाई लेवल पे अफ्रीका की समझने वाली चीज़ ये है कि अफ्रीका में ब्रांच बैंकिंग नहीं चलती। ओके, क्यों नहीं चलती? अफ्रीका की पॉपुलेशन तकरीबन 1.5 अरब है, 1.5 बिलियन। लेट्स सपोज़ रियलिटी एशिया की पॉपुलेशन तकरीबन 5 बिलियन के करीब है, ठीक है? ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है अफ्रीका की, वो है 50 पीपल पर स्क्वायर मीटर वर्सेस एशिया व्हिच इज़ 150 पीपल पर स्क्वायर मीटर। हुँ, तो पॉपुलेशन इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अफ्रीका। बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है और पॉपुलेशन, अच्छा, एक ये बात ज़हन में रखने वाली है। इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें तीसरा फैक्टर ऐड होगा, फिर मैं ब्रांच बैंकिंग पे आता हूँ। वो ये है कि जो जीडीपी पर कैपिटा है अफ्रीका का, अभी मैं आते-आते देख रहा था, इट्स नॉट दैट कि दीज़ स्टैट्स सिट ऑन टॉप ऑफ माय हेड। हुँ, वो तकरीबन $2,500 पर कैपिटा है वर्सेस एशिया जो $10,000 पर कैपिटा है। अब आपने 2-3 चीज़ें मिक्स कर ली इसके अंदर। एक चीज़ ये, यार पैसे लोग कम कमाते हैं तो वैल्यू कम, जीडीपी पर कैपिटा कम है और लोग बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो हुँ, गरीब पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन में आप ब्रांचेज़ नहीं क्रिएट कर सकते। इट इज़ वायबल नहीं है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हुँ, स्टैट्स हैं अवेलेबल, एज़ आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, आई वाज़ लुकिंग एट इट बिफोर आई केम हियर। अफ्रीका के अंदर जो मेन इकोनॉमीज़ हैं, नाइजीरिया, घाना, केन्या, साउथ अफ्रीका, देयर ब्रांच पर 100,000 पीपल रेशियो इज़ लेस देन 5 ब्रांचेज़। US, Europe, including India, is all more than 15. हुँ, ओके, Pakistan is close to 10. हुँ, तो अब
चक्कर क्या है कि जब आप ब्रांच बैंकिंग नहीं होती तो फिर क्या होती है? फिर होती है एजेंसी बैंकिंग। तो ये जो होती है तो छोटे-छोटे किराना स्टोर्स, शॉप्स, वो आपके बैंक्स की वो बन जाते हैं, कैश इन कैश आउट के लिए। अब इकोनॉमी ज़्यादातर पैसा अर्न करती है अफ्रीका में, जैसे पाकिस्तान में भी होता है कैश में, वेजेस मिलती हैं कैश में। अब उनको अगर डिजिटाइज़ करना है तो वो कहाँ जाएँगे? ब्रांच में जाएँगे। अरे! ब्रांच तो है ही नहीं, फिर कहाँ जाएँ? हुँ, यार वो करीब में जो स्टोर नहीं है, वो फलाने भाई का, हुँ, उनके पास जाते हैं, वो एजेंसी बैंक है। तो हुँ, वो आप उनको कैश दीजिए, आपके सिस्टम में आ जाएँगे, ठीक है? जो भी आपका ईज़ी पैसा इक्विवेलेंट, हुँ। ठीक है? तो तो पाकिस्तान में जो ईज़ी पैसा है एग्ज़ैक्टली, हाँ, तो एग्ज़ैक्टली ये एजेंसी बैंकिंग का मॉडल अफ्रीका में सबसे ज़्यादा चलता है। इतना ज़्यादा चलता है वली भाई, यू वुडन्ट इमेजिन। मैं केन्या गया, अभी हमारी कंपनी हमें ऑफ साइट पे लेके गई मार्च 2025 में, हुँ, लर्निंग ऑफ साइट पे। हम केन्या में गए वली भाई, छोटे से छोटा कियोस्क भी जो होता है ना, एक छोटा फूल वाला बैठा हुआ था। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, जैसे जिस उसको आप भूल लें उससे, उसके आप कैश दें, बोला कैश नहीं, ये मेरा एम-पैसा नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, एम-पैसा वहाँ का इक्विवेलेंट ऑफ ईज़ी पैसा है। अच्छा, सही है। बोलेगा इस पे ट्रांसफ़र कर दो। एंटायर इकोनॉमी इज़ ऑन मोबाइल मनी ओवर देयर। एंटायर इकोनॉमी इज़ ऑन एजेंसी बैंकिंग ओवर देयर, जो एक स्लाइटली डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन ऐसा ही होता है वहाँ पे। अच्छा, सही तो है। ये बहुत समझने की ज़रूरत है। कैश इकोनॉमी है, एजेंसी बैंकिंग, ब्रांच बैंकिंग नहीं होगी। अच्छा, फिर मोबाइल मनी की पेनिट्रेशन काफ़ी है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि केन्या का जो मॉडल है कुछ-कुछ हमारे से मिलता है इस तरह से, हमारे से मतलब पाकिस्तान से। केन्या में एक टेल्को है, उसका नाम है सफारीकॉम। हुँ, हुँ, सफारीकॉम जो है पूरी केन्या यूज़ करती थी, उन्होंने अपना एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट निकाला एम-पैसा नाम का, जिससे मैं वली भाई को ट्रांसफ़र करूँगा पैसे, मैं उसके अंदर अपने अकाउंट में पैसे भी डाल सकता हूँ, अपना बिजली का बिल, गैस का बिल, सब चीज़ों से दे सकता हूँ। मतलब आई कैन एक्सरसाइज़ एंटायर फाइनेंशियल सर्विसेज़ यूज़िंग दैट। ऐसे ही टेलेनॉर ने किया। टेलेनॉर के पास एक मैसिव ज़ाहिर है कंज़्यूमर बेस थी, उन्होंने ईज़ी पैसा लेके आए, कोने-कोने पे जो They were दुकानें the थी। first one or Jazz was the first I one? think I believe, and I could be we need to fact check this. I think Telenor Easy Pesa was the Okay. first one, at least the first one that made noise. हुँ, I think Jazz Cash followed them ओके, ओके उसके क्योंकि बाद। वो टेलीनॉर तो वो बांग्लादेश से भी लिंक था ना, वो वहाँ पर ये ग्रामीण बैंक था, वहाँ पर टेलीनॉर ग्रुप कुछ कर रहा था वहाँ पर आई थिंक। हो सकता है वो लोग दे वर द वन। प्रोबेबली, हुँ, प्रोबेबली। तो ये 2-3 चीज़ें हैं समझने वाली। अच्छा, एक तो ये डायनामिक था जो मुझे आपको बताना था हाई लेवल पे। दूसरा डायनामिक मुझे आपको बताना था वली भाई, आई वेंट अगेन हमारा बिज़नेस अफ्रीका में, तो आई हैपेंड टू विज़िट साउथ अफ्रीका एंड अदर अफ्रीकन कंट्रीज़ क्वाइट ऑफ़न। मैं गया साउथ अफ्रीका में एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा, यार हम तो बहुत एडवांस्ड हैं इनसे पाकिस्तान में। वली भाई, स्टोर्स पे जैसे कारफोर है, जैसे हमारा स्पार होता है, कुछ लोग लाइनें लगा के खड़े हैं बिल देने के लिए। ये जो यूटिलिटी बिल्स हैं। यूटिलिटी बिल्स हैं, अच्छा, क्योंकि वो ओके। एजेंट बैठा हुआ है वहाँ पे, हुँ, उसके ऊपर लाए वो, क्योंकि उन अभी भी जो है ना उनका कॉन्सेप्ट जो है, दे दे हैव लेस ट्रस्ट इन कार्ड्स, दे हैव लेस ट्रस्ट ऑन ओके, बैंक्स। ओके, सो स्टिल बहुत ज़्यादा, सो अच्छा। इन पर्सन कैश पेमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है, इट्स प्रेवलेंट, बहुत हुँ, ज़्यादा है, हुँ, हुँ, डोमिनेंट है वो। हुँ। मैं पाकिस्तान जाता हूँ एंड आई रियली गेट सरप्राइज्ड एंड प्राउड एज़ वेल कि यार मैं देखता हूँ मोबाइल बैंकिंग बहुत ज़्यादा है, सॉरी मोबाइल मनी का यूज़ बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ घर इवन बैठे है। जो बैंक्स की ऐप हैं, आप कितना भी बुरा कह लें, मैंने बहुत सारे कंट्रीज़ से बेंचमार्क किया एज़ अ कंज्यूमर, मुझे ज़्यादा इट्स बेहतर गुड। लगती है पाकिस्तानी। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इसकी एक वजह और मुझे मज़े की ये लगी, वली भाई, कनेक्टिंग डॉट्स अगेन, एंड इट माइट बी सॉर्ट ऑफ रिलेटेबल टू यू। जो कॉस्ट ऑफ डेटा है, जो हुँ, जो इंटरनेट डेटा है, वो हाँ, काफ़ी चीप वो है काफ़ी पाकिस्तान चीप में। है पाकिस्तान में। ऑल्दो क्वालिटी अच्छी नहीं है बट हाँ, हाँ, लेकिन इतना होता है कि आपका काम हो जाएगा, हाँ, है ना? हाँ। तो वो भी एक फैक्टर प्ले इन करता है कि यार ठीक है, डेटा भी सस्ता है, मिल जाता है एक तरीके हुँ, से, एंड देन यू कैन हुँ, एंड हुँ, तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं अफ्रीका के। कैश बेस्ड इकोनॉमी है, एजेंसी बैंकिंग है, और इन पर्सन पेमेंट्स आर मोर प्रेवलेंट। कुछ मार्केट्स में मोबाइल मनी की प्रेवलेंस है, जैसे केनिया हो गई। अच्छा, राइट। एक आखिरी एक स्टार्ट दूँगा, यू विल बी सरप्राइज्ड, और ये दिस इज़ फ्रॉम ओल्ड टाइम्स। एम-पैसा इतना इतना ज़्यादा पेनिट्रेटेड है मार्केट में वली भाई, कि द वैल्यू ऑफ ट्रांज़ैक्शंस डन थ्रू एम-पैसा इज़ 3 टाइम्स द जीडीपी ऑफ केनिया। वॉव! अच्छा। इतना ज़्यादा वो यूज़ होता है। हुँ। उससे आप लोन्स ले सकते हैं, लोन्स की रीपेमेंट, लाइक इट्स बियॉन्ड माय इमेजिनेशन एज़ तो वेल। ये जो कंपनी है, इसने ये आइडेंटिफ़ाई किया या और कंपनीज़ ऑलरेडी कर रही थी? क्योंकि मैंने सुना था कि वहाँ पर ऑलरेडी इंडियन कंपनीज़ हैं जो कि ये इसमें काम कर रही थी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक कंपनी है एयरटेल नाम है, हुँ, कम्स फ्रॉम इंडिया एज़ वेल, वो भी है, लेकिन इट्स अ हुँ। स्मॉलर प्लेयर। ओके। आई थिंक टेलकोज़ को ना बाय जिसे कहते हैं ना, बाय डेफिनिशन एक एडवांटेज होता है कि उनके पास ऑलरेडी डेटा रिकॉर्ड्स होते डेटा भी हैं, होता है। हुँ, केवाईसीज़ हुए हुए होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। इट्स ईज़ियर फॉर देम टू लॉन्च अ नेशन वाइड प्रोडक्ट, बिकॉज़ उनके पास सारा डेटा ऑलरेडी होता है। हुँ, हुँ, एक्वायर हुए हुए होते हैं कस्टमर्स, इफ आई वर टू पुट इट दैट वे, हुँ, और वो हुँ। यूज्ड टू होते हैं टॉप अप करने के एयर टाइम एंड ऑल ऑफ दैट। राइट, राइट। तो ये है अफ्रीका का लैंडस्केप, बट इट्स इवॉल्विंग। देयर इज़ अब अफ्रीका में अपॉर्च्युनिटी किधर है? अफ्रीका में जो हम देखते हैं एज़ अ पेमेंट्स कंपनी, अफ्रीका में अपॉर्च्युनिटी है बेहद क्रेडिट के अंदर। क्योंकि आज भी जो क्रेडिट का सिस्टम है ना वली भाई वहाँ पे, हुँ, वो है इनफॉर्मल क्रेडिट ज़्यादातर। मैं और आप जो मिसाल के तौर पे, अगर मैं एक कैश बेस्ड वर्कर हूँ, ठीक है? तो मेरा जो क्रेडिट फुटप्रिंट है वो कुछ भी नहीं होगा। मुझे बैंक लोन नहीं देता। हुँ, मैं कहाँ जाता हूँ?
मैं जाता हूँ मोहल्ले के दादा के पास, हुँ, वो बहुत बदमाशी से मुझे लोन देते हैं। वो कहते हैं, "अच्छा 20 तारीख आ गई, पैसे ख़त्म हो गए, ये लो मैं देता हूँ पैसे।" जिसे बनिया कहते हैं। एग्ज़ैक्टली उसका हाँ, इंटरेस्ट रेट एक्ज़ॉर्बिटेंट होता है, हुँ, मतलब 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऑफ नॉर्मल इंटरेस्ट रेट। फिर वो एक और चीज़ क्या करते हैं, साउथ अफ्रीका में एक चीज़ होती है सासा कार्ड। बेसिकली वो एक एक जिसे कहते हैं ना, एक कार्ड होता है जिसकी बेसिस पे आपका समझ लें आईडी हो गया इस समय, वो आपका रख लेते हैं वो। अच्छा, बड़ी बदतमीज़ ओके, इनका इनके लिए ख़ास टर्म डिवाइस हुआ है, उसको कहते हैं लोन शार्क्स। लोन शार्क्स अब बिल्कुल। तो वो हुँ, बिल्कुल वो लोन शार्क्स होते हैं। तो अब अफ्रीका में क्रेडिट की अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा है, ओके। जिसमें कुछ अच्छी कंपनीज़ आई जिनका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है एम कोपा। हुँ, हुँ, उन्होंने क्या करना की शुरू किया, आपने बाय नाउ पे लेटर बहुत सुना होगा। बिल्कुल। जब बाय नाउ पे लेटर जनरली क्या होता है, कंज्यूमरिज़्म की तरफ जाता है। यार असद को मोबाइल फ़ोन खरीदना है, बाय नाउ पे लेटर कर लिया। हुँ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस डायनामिक को शिफ्ट कर दिया प्रोडक्टिविटी की तरफ। उन्होंने बोला कि यार हम आपको बाय नाउ पे लेटर देंगे टू बाय योर रिक्शा और टू बाय योर सोलर पैनल्स। और उन्होंने एक और चीज़ क्या की, उन्होंने प्रोडक्टिव एसेट की तरफ आपको लोन देना शुरू किया। और उन्होंने एक चीज़ क्या की, उन्होंने रिमोट कनेक्शन रखा उस चीज़ की तरफ अपना। अगर पैसे जीपीएस नहीं से। दोगे, हाँ, बंद हो जाएगा। हाँ, ओके। तो इस तरीके से एक डिसिप्लिन भी आ गया और जिसे कहते हैं प्रोडक्टिव एसेट्स की तरफ दिया ताकि उसकी रीपेमेंट भी हो सके। राइट, 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 ज़बरदस्त। और फिर इसको अगर हम लिंक करते हैं आई एम श्योर बिकॉज़ जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें क्रिप्टो जो है, वो काफ़ी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, हाँ, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। सो क्रिप्टो किस तरह से इसमें इंटीग्रेट होता है और क्रिप्टो के बारे में थोड़ा-सा मुझे अपना व्यू पॉइंट भी दें? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा क्रिप्टो कैसे इंटीग्रेट होता है इसके अंदर, जो फिनटेक या पेमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहली चीज़ आपको नज़र आती है क्रिप्टो से रिलेटेड, दैट इज़ स्टेबल कॉइन्स। हुँ, हुँ, अच्छा, स्टेबल कॉइन्स ने क्या किया है, स्टेबल कॉइन्स ने जो बेसिकली जो आपका डीफाई है, जिसे हम डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस कहते हैं, जो ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंस है और ट्रेडिशनल फाइनेंस है, उसको ब्रिज कर दिया। क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो आप समझ सकते हैं। स्टेबल बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ स्टेबल कॉइन्स क्या हैं। आज अगर मैं एक नाइजीरियन इम्पोर्टर हूँ, मुझे पैसे देने हैं अपने सप्लायर को अमेरिका में। आप अपने बैंक के पास जाएँ, मुझे बोलें मुझे डॉलर चाहिए, या तो डॉलर मिलेगा नहीं, मिलेगा तो बहुत ही अजीब से रेट पे मिलेगा और उसके अंदर एक लिमिट होगी टाइम की कि कि 4 दिन में पहुँचेंगे, 6 दिन में पहुँचेंगे, जितने दिन में पहुँचेंगे। स्टेबल कॉइन्स एक यूएस डॉलर समझ लें आप, अगर मैं यूएसडीसी की बात करूँ, जो एग्ज़िस्ट करता है ब्लॉकचेन पे, जो इन तीनों प्रॉब्लम जिनका मैंने ज़िक्र किया, उसको सॉल्व कर देता है। कैसे सॉल्व कर देता है? सबसे पहली चीज़, आपको अपने बैंक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक एक्सचेंज के पास जाना पड़ेगा। उसको आप नायरा दीजिए, नाइजीरियन नायरा, और आप उससे बोलें कि यार मुझे इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ यूएसडीसी दे दो या यूएसडीटी दे दो। ठीक है ना? वो जो भी रेट चल रहा होगा, 1500 नायरा का एक यूएसडीसी है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे उसी वक़्त। तो ये अच्छा एक चीज़ आई विल स्टॉप यू हियर। सो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ तो नहीं हो सकती ना? नहीं, पाकिस्तान में आई ऑफ डोंट रैम्प थिंक। और ऑन रैम्प आई थिंक दिस इज़ द टर्म दे आर यूजिंग। एग्ज़ैक्टली, तो ऑन रैम्प ये होता है कि मैंने जब अपनी लोकल करेंसी को स्टेबल कॉइन्स में कन्वर्ट किया, तो मैंने ऑन रैम्प कर दिया अपनी करेंसी को, ठीक है? मतलब हुँ, मैंने कन्वर्ट कर लिया। बैंक के थ्रू ही आपने ये काम किया। बैंक नहीं, ये होगा एक एक्सचेंज होगा, एक अच्छा, लाइसेंस्ड एक्सचेंज होगा। जैसे ओके। नाइजीरिया में एक लाइसेंस है जिसका नाम है जी वारा लाइसेंस, वास्प लाइसेंस, हुँ, वर्चुअल एसेट सर्विसेज़ प्रोवाइडर। ओके, इसी तरीके से यूएई में लाइसेंस है वारा, वारा। हुँ। वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो लाइसेंस इश्यू करती है। तो रेगुलेशन होना ज़रूरी है, पाकिस्तान में आई थिंक अभी नहीं अच्छा, आई तो है। आप कह रहे हैं कि वहाँ पर बैंक के थ्रू आप फिर भी नहीं यूएसडीसी या यूएसडीटी ले नहीं, सकते हैं। बैंक्स बैंक्स नहीं करेंगे। लेकिन कोई रेगुलेटेड एक्सचेंज होगा जिसके थ्रू आप कर बिल्कुल, सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। पी टू पी पे नहीं जाना पड़ेगा आपको। नहीं, नहीं सर नहीं। अच्छा, आप ओके। आपका सेंट्रल बैंक से रेगुलेटेड एक एक्सचेंज होगा जो आपको ये फैसिलिटी देगा कि आपने कन्वर्ट कर लिया। अब आपके आ गए यूएसडीसी। अब आपको इस टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि यार यूएसडी मुझे कहाँ से खरीदने पड़ेंगे ब्लैक मार्केट से। हुँ, हुँ। आपको टाइमिंग की टेंशन नहीं है। हुँ, हुँ। लिटरली विदाउट एक्सैजरेशन विदिन मिनट्स और लिटरली विदिन सेकंड्स आपकी जो है ट्रांज़ैक्शन हो जाती है बिटवीन योर वॉलेट टू योर सप्लायर्स वॉलेट। अच्छा, अब मुझे फिर ये बताएँ कि अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ के अंदर लेट्स से नाइजीरिया के अंदर कोई लेट्स से मैं कहता हूँ कि मेरे पास $50,000 हैं और इन नायरा नाइजीरियन करेंसी, उसको मुझे कन्वर्ट करना है थ्रू रेगुलेटेड एक्सचेंज यूएसडीसी में या यूएसडीटी में और उसके बाद मुझे वो पैसे बाहर भेजने हैं। जी। तो कहीं भी बीच में सेंट्रल बैंक नहीं आता नाइजीरिया का कि भाई वो रोके इस तरह का तो आउटफ्लो होना शुरू हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल आप बहुत बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि नाइजीरिया और ये जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा एक्सकॉन रेगुलेटेड हैं, एक्सचेंज कंट्रोल्स बहुत हेवी हैं इनमें। अच्छा, लेकिन अब ये जो लाइसेंस दिया है उस एक्सचेंज को, वो भी सेंट्रल बैंक ने दिया ना, हाँ। हुँ, हुँ। ठीक है? तो अब तो ज़ाहिर-सी बात है अब वो वो अब उसको उसने रखा हुआ है, हाँ, कंट्रोल बिल्कुल, किया तो हुआ है। उसको कंट्रोल किया हुआ है। अब इस वक़्त जिस सिचुएशन में हम हैं ना वली भाई, दैट इज़ अ ग्रे सिचुएशन राइट नाउ। द रेगुलेशंस हैव इश्यूड लाइसेंसेस बट इट्स नॉट एंटायरली क्लियर। हुँ, हुँ। तो उस ग्रे का फ़ायदा लोग उठा रहे हैं कि भाई अभी तक एक्सप्लिसिटली तो मना नहीं किया हुआ है, तो आप ऑन रैम्प करते हैं अपनी करेंसी जो आपकी 50,000 है, आपने किया और आपने ट्रांसफ़र कर दिया, कोई कुछ मसला नहीं है। अभी मसला नहीं है। कोई मसला नहीं क्योंकि बैंकिंग चैनल्स के थ्रू नहीं जा रहा, हाँ, सही ना? ओके।
ये तो ब्लॉकचेन पे क्योंकि चला फिर गया तो ना। ब्लॉकचेन पे जब चला गया तो वो कोई भी एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं उसके बिल्कुल, बाद। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर तो वो ब्लॉकचेन पे चला तो गया। यही तो मसला है जो पाकिस्तान में अभी तक वो उसको नहीं बिल्कुल उसको, लेकिन देखिए करना तो पड़ेगा। कुछ ना अच्छा। कुछ, क्योंकि अदरवाइज़ यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हुँ। अब आप ये नहीं कह सकते कि हम एक बिटकॉइन का स्ट्रैटेजिक रिज़र्व बना रहे हैं और साथ-साथ हम इसको रेगुलेट नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो वो 2 बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग बातें हो जाएँगी जो पाकिस्तान में नहीं तो भी। कैसे कैसे रेगुलेट करेंगे? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कैसे आप आउटफ्लो को कैसे रोकेंगे? क्योंकि पाकिस्तान में एक देखिए बहुत बड़ा मसला है जो आउटफ्लो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। देखिए देखिए आई थिंक प्रॉब्लम इसका नहीं होता इतना ज़्यादा कि आउटफ्लो, बस ये होता है कि यार आउटफ्लो की रिपोर्टिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। अब जैसे अब हवाला भी तो चलता ही है ना, हाँ, लोग करते हैं ना, तो हाँ। वो कोई रुक थोड़ी गया हुआ है। हुँ। तो उस अब प्रॉब्लम ये होती है आउटफ्लो, आई थिंक प्रॉब्लम आउटफ्लो की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कि उसकी रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग है या नहीं है। हाँ। तो अब अगर आप एक एक्सचेंज बनाते हैं, उसको आप रेगुलेट करते हैं, जिसको आप रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स डालते हैं, अब ऐसा नहीं है वली भाई कि मैंने ऑन रैम्प किया नाइजीरियन नायरा और मैं कुछ भी भेज दूँ। वो मुझसे बोलता है एक्सचेंज कि भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आप मुझे इनवॉइस दिखाओ, आप मुझे डॉक्यूमेंट दिखाओ, आप क्यों भेज रहे हो पैसे? समझ रहे हैं? तो व्हाइल इट्स ईजिंग आउट योर कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग प्रॉब्लम, योर टाइमिंग प्रॉब्लम, योर कॉस्ट ऑफ सेंडिंग फंड्स प्रॉब्लम, बट एट द सेम टाइम इट डज़न्ट मीन दैट इट इज़ डूइंग अवे विद ऑल नहीं, द। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं एग्ज़ाम्पल उस तरह से देता हूँ कि पाकिस्तान से मुझको लेके आने हैं, फ़र्ज़ करें मेरी पूरी फ़ैमिली है 5 लोगों की, 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, $5000 या $10,000 जो भी लिमिट है, वो तो मैं बस। कैश लेके जा सकता हूँ ना, तो एक तरह से $50,000 तो मैं 1 साल के अंदर कभी भी लेके 1 साल भी नहीं, शायद उससे भी 2 दफ़ा ट्रिप लगें, तो शायद 2 दफ़ा मुझे नहीं पता कि समबडी नोज़ दे कैन कमेंट, बट लेट्स से मैं लेके जा सकता हूँ। यही चीज़ इंटरनेट के थ्रू भी होना चाहिए ना। यही चीज़ अगर आप अलाउ कर रहे हैं कि मैं एज़ एन एक्सपर्ट लेके जा सकता हूँ, तो कोई ना कोई उसका मैकेनिज़्म बनना चाहिए कि मैं अगर साल में $5000 अपने पाकिस्तानी अकाउंट से किसी भी वजह से मैं लेके जाना चाहता हूँ, तो लेके जा सकूँ। लेकिन वही नहीं बन पाया अभी तक, तो वो क्रिप्टो उसमें किस तरह से वैल्यू ऐड करेगा, अगर वो इस तरह से रेगुलेटेड रहेगा तो? आई थिंक देखिए एक चीज़ मेरे ख़्याल से क्रिप्टो से काफ़ी अगर रेगुलेशन आए, क्योंकि देखिए वैसे भी हो ही रहा है। लोग अभी क्या कर रहे हैं, पी2पी जाके खरीद रहे हैं, फिर उनमें उनको फ्रॉड हो रहे हैं उनके साथ। जी, वली भाई बैठे हैं, मुझे उनसे यूएसडीटी खरीदने हैं। अब मैंने वली से खरीदे, पता नहीं आए, नहीं आए, क्या हुआ? हाँ, उसकी तो इंटरमीडिएट तो होगा बहुत कौन? सारे लोग हिट्स ले रहे हैं अभी इन हाँ, चक्करों में ना, तो हाँ। आई थिंक रेगुलेशन, क्योंकि वेदर यू रेगुलेट इट और नॉट पीपल वुड डू इट। हुँ। बेटर टू रेगुलेट इट देन। राइट, राइट। आई गॉट इट बिकॉज़ उसके अंदर मुझे अभी तक जो प्रॉब्लम क्रिप्टो के साथ है वो यही यही है कि अगर क्रिप्टो को ऑन द जो उसकी बेसिकली जिसके लिए वो आया था कि डीरेगुलेटेड, डिसेंट्रलाइज़ ये हाँ। सारी चीज़ें हैं और उसमें फिर रेगुलेशंस आना शुरू हो जाएँगी, तो फिर तो वो वही चीज़ बैंकिंग चैनल हो गया ना। अच्छा, सही हुँ, है, इससे बात करते हैं। देखिए चलें, हुँ, आई थिंक स्टेबल कॉइन से बात हो गई हमारी, तो अब मैं हाँ, आगे आता हूँ क्रिप्टो पे। अच्छा, थोड़ा-सा ज़ूम आउट करूँगा, ताकि बिग पिक्चर हो, फिर सामने उसको लेके हुँ, चलें। देखिए, एक तो क्रिप्टो के साथ जो ज़्यादती हुई है ना, वो ये हाँ, हुई है कि क्रिप्टो को जो है ना, हमने फ़ौरन एसोसिएट कर दिया कि यार इससे हाई वैल्यू गेन्स होते हैं, सारी गंदी चीज़ों से इसको एसोसिएट कर दिया और इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है, उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। ठीक है, या वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, अंडर एस्टिमेटेड रही। ठीक है। ब्लॉकचेन, हुँ, उस पे कोई बात नहीं करता, इस पे बात करते हैं ज़्यादातर। क्रिप्टो, अरे यार बिटकॉइन में इतना कमा लिया मैंने। कमाने-कमाने में बात हो रही है यार, जो टेक्नोलॉजी है उस पे भी बात करें। हुँ, तो आई थिंक टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है ब्लॉकचेन की। इट्स, अगर बहुत सिंपल वर्ड में समझाया जाए विदाउट एनी जार्गन, तो ये है कि एक स्प्रेडशीट है, मिसाल के तौर गूगल शीट है, जो बहुत हज़ारों लोगों से शेयर हुई हुई है, ठीक है? उसमें कोई भी बंदा मैनिपुलेट नहीं कर सकता रिकॉर्ड को, और हर रिकॉर्ड ऐड करने से पहले सबका कंसेंसस चाहिए होगा। तो उसमें फ़ायदा क्या होता है? अच्छा, अब 2-3 एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आ रहा हूँ। आज क्या होता है? आज की दुनिया नहीं चल रही, आज कैसे दुनिया चलती है? वली और असद एक-दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते डायरेक्टली, स्ट्रेंजर्स हैं, हुँ, ठीक है ना? लेकिन मेरी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस जो मेरा बैंक के रिकॉर्ड में है, वो आप ट्रस्ट करोगे, ठीक है? मेरे कहने पे आप ट्रस्ट नहीं करोगे, लेकिन मेरे जो लैंड रजिस्ट्री है, जो गवर्नमेंट के पास है लैंड के डॉक्यूमेंट्स, उस पे आप ट्रस्ट करोगे, ज़ाहिर-सी बात है, राइट? तो आज जो ट्रस्ट है वो एस्टैब्लिश होता है एक मिडलमैन से, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो। हुँ, ये टेक्नोलॉजी क्या कह रही है? वो कह रही है यार मुझे मिडलमैन को हटाना है बीच में से, और मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि मैं और आप डायरेक्टली एक-दूसरे पे ट्रस्ट करना शुरू कर दें। वो हुँ, आ जाता है ब्लॉकचेन के थ्रू, कि यार मैं अपने लैंड के डॉक्यूमेंट्स टोकनाइज़ कर दूँ और ब्लॉकचेन पे रख दूँ। बाय डेफिनिशन अब वली उस पे ट्रस्ट करेगा और असद भी उस पे ट्रस्ट करेगा जब वो खरीद-बेच की ट्रांज़ैक्शन करेंगे। इसी तरीके से जो क्रिप्टो की ट्रांज़ैक्शंस होती हैं, तो बजाय इसके मैं बैंक के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पे ट्रस्ट करूँ, मैं एक ब्लॉकचेन पे ट्रस्ट करूँ, क्योंकि इसके रूल्स इतने स्ट्रॉन्ग होंगे। तो हुँ। ये एक बहुत हाई लेवल समझने का तरीका है कि ब्लॉकचेन कर क्या रहा है, किस चीज़ को सॉल्व कर रहा है। जिस तरह से यहाँ पर काफ़ी चीज़ें टोकनाइज़ हो रही हैं, जी, तो इसमें रियल एस्टेट का रिकॉर्ड भी टोकनाइज़ हो रहा है, प्लस ये कि उसकी आप इन्वेस्टमेंट्स भी टोकनाइज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक बहुत मशहूर प्लेटफ़ॉर्म है यहाँ पर क्रिप्को ब्लॉक का जी, दमाग बैक्ड है। उसके अंदर भी उन्होंने मैंने जो पढ़ा तो उसमें पता चला कि एक्सआरपी के थ्रू जो है वो उसकी टेक्नोलॉजी है, उसकी ब्लॉकचेन यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये मल्टीपल जगहों पे डेफ़िनिटली यूज़ हो रहा है।
बट राइट नाउ इन इन मेनस्ट्रीम वही बात होती है कि भाई कितने पैसे बनाए, कितना एक्स रिटर्न आया, वो क्योंकि सारी उसमें क्योंकि पहले वहीं चले गए थे सब हाँ, और पर टेक्नोलॉजी बिल्कुल उसमें ज़िक्र नहीं हो पाया टेक्नोलॉजी का। सही, सही, सही। तो ये बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी है डेफ़िनिटली ब्लॉकचेन एज़ अ टेक्नोलॉजी और फिर ज़ाहिर है उसकी यूज़ केसेज़ वन ऑफ द यूज़ केसेज़ जो करेंसीज़ उससे निकल के आती हैं व्हिच इज़ क्रिप्टो फॉर एग्ज़ाम्पल। अब एक चीज़ मैं कहने वाला था, आपने क्रिप्टो की बात की। एक जो टेक्निकैलिटी है ना, वो छोटी समझने वाली, वो ये है कि कोई ये नहीं कह रहा कि एसेट को ब्लॉकचेन पे डाल देते हैं। एसेट नहीं डलता ब्लॉकचेन पे। जो उससे ओनरशिप की जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, वो सिर्फ़ ब्लॉकचेन पे जा रही हैं कि यार किसने बेचा, किसने खरीदा, किसने रिकॉर्ड कीपिंग रिकॉर्ड कीपिंग हो रही है वहाँ हाँ, पे। एसेट तो ज़ाहिर है फिज़िकली एग्ज़िस्ट करता है और वो तो है। उसका यूज़ केस शुरू में ये था कि यार पीयर टू पीयर पेमेंट करनी है, फिर वो इवॉल्व हो गया ग्रेजुअली ओवर व्हाटएवर ठीक नंबर है, ऑफ इयर्स सही। कि यार इसको स्टोर ऑफ वैल्यू के हुँ, उसमें आ गया। हुँ, अब जो लोगों के लिए ना अभी भी बिटकॉइन और क्रिप्टो एक एनिग्मा है, एक मिस्ट्री है कि यार ये क्या है? क्यों इसकी वैल्यू अटैच्ड है? अब जैसे मैं अभी ज़िक्र कर रहा था कि अभी आप इसको एक कंपनी की तरह नहीं देख सकते जिसका रेवेन्यू होगा, जिसका सीईओ होगा, उसके हुँ, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको टेक्नोलॉजी की तरह समझना है कि यार इसका पोटेंशियल क्या है फ्यूचर में। हुँ, अब 2-3 चीज़ें हैं जिस तरह मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ अभी कि बिटकॉइन की वैल्यू कहाँ से आती है। हुँ, एक तो लिमिटेड सप्लाई है 21 मिलियन तो डीबेस नहीं हो सकता जैसे मैंने कहा ना आप उसको प्रिंट नहीं कर सकते मसीह तो ये डीबेस नहीं होगी कर ये जो भी चीज़ है कभी भी। फिर इसके अंदर टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट है पीयर टू पीयर पेमेंट अभी भी लोग करते हैं टू बी ऑनेस्ट आप प्रॉपर्टी डेवलपर से बात करें बहुत सारे लोग बिटकॉइन पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं आप तो हुँ, बहुत हुँ, करीब रहते हैं इस चीज़ के हुँ, राइट। हुँ, तो इट्स स्टिल अ पीयर टू पीयर पेमेंट मैकेनिज्म डिस्पाइट आई सेड कि यार इट हैज़ वॉलेटाइल वॉलेटिलिटी वैल्यू। हुँ, फिर दूसरी चीज़ ये है कि अब ओवर टाइम हुआ है वली भाई कि इसके अंदर नेटवर्क इफेक्ट आ गया। अब अगर हज़ारों लोग कह रहे हैं कि यार इस चीज़ की वैल्यू ये है, तो उस चीज़ की वैल्यू वो है, हुँ, हुँ, ठीक है ना? अब पीपल हैव असाइन्ड वैल्यू टू इट, इट हैज़ वैल्यू। हुँ, तो अब शुरू-शुरू में क्या हुआ, जो शुरू का पीरियड था कि थोड़े से टेक एंथुसियास्ट और थोड़े इंडिविजुअल्स के पास थे बिटकॉइन्स एंड उसकी अब लेटली आपने देखा होगा इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर आ गए हैं। हुँ, हमने कॉल पे बात की थी, सॉवरेन कुछ फंड्स आ गए हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कितना पोर्शन ऑफ वेल्थ उन्होंने डाला हुआ है। अबू धाबी सॉवरेन वेल्थ फंड ने कुछ डाला हुआ है। मोर इम्पोर्टेंटली ब्लैक रॉक जैसे जो आपके हेज फंड्स हैं, उन्होंने अपने ईटीएफ्स निकाल दिए हैं। ईटीएफ निकालने से क्या फ़ायदा होता है? यार मैं एक पेंशन फंड हूँ, मुझे अलाउड ही नहीं है क्रिप्टो में पैसे डालना। हुँ, मुझे अलाउड है स्टॉक जैसी चीज़ों में पैसे डालना। तो जब बिटकॉइन का ईटीएफ आ गया, तो अब मैं बिटकॉइन की ईटीएफ में पैसे डाल सकता हूँ, उस करेंसी का एक्सपोज़र ले सकता हूँ। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यार इसकी एक्सेप्टेंस, इसकी अडॉप्शन बढ़ती जा रही है। आप सरप्राइज़ होंगे, ये आपने सुना होगा, माइकल सेलर का आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल। माइकल सेलर ने अपनी माइक्रो स्ट्रैटेजी जो जो कंपनी कंपनी बनाई उसने है, पूरी कम ही इज़ द लार्जेस्ट हिज़ कंपनी इज़ द लार्जेस्ट बिटकॉइन होल्डर होल्डर इफ आई एम नॉट हुँ, मिस्टेकन। हुँ, उसने पूरी कंपनी इसके ऊपर बना दी है, हुँ। सिर्फ़ बिटकॉइन रखना है। अब कोई बंदा सोचेगा तुम पागल आदमी हो। अब लेकिन ही इज़ अ वेरी स्मार्ट मैन। ही अब इज़ अ वो स्मार्ट मैन लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी भी तो मुझे समझ नहीं आ रही कि उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी दे रहा है, वो इंटरेस्ट अब वो एक एक सर्कल्स में चल रहा है ना, क्या हुँ, वो इंटरेस्ट पे कर रहा है उसके ऊपर वो अगर बिटकॉइन की प्राइस नीचे जाने लगती है फॉर एनी रीज़न, तो फिर वो एक एक प्रॉब्लम है वो क्या कहते हैं उसको वो पोंज़ी स्कीम बन जाती है ना, अगर आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, लेट्स से 10% आई डोंट नो कितना परसेंट दे रहा है, वो 10% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम बिटकॉइन की वैल्यू नीचे जा रही है, तो जब तक वो ऊपर नहीं जाएगी वैल्यू, तब तक तो वो वायबल नहीं है, वो उसको पे करना उसको। नहीं आई एग्री विद यू। अब वो उसके अंदर थोड़ी-सी इनोवेशन कर रहा है, वो उसके अंदर क्रेडिट प्रोडक्ट्स ला रहा है कि यार मैं बिटकॉइन को एज़ अ कोलैटरल रखवा के आई विल स्टार्ट क्रिएटिंग क्रेडिट अच्छा, प्रोडक्ट्स फ्रॉम अच्छा, इट। तो अच्छा। वो इनोवेट कर रहा है उसके अंदर बट हाँ, द पॉइंट इज़ कि इट हैज़ रियल अडॉप्शन, इंस्टीट्यूशन लेवल अडॉप्शन एंड इट इज़ बिकमिंग ग्रेजुअली मेनस्ट्रीम जैसे हुँ। ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। तो नहीं, ये इट्स नॉट ओनली बिटकॉइन इसके अंदर इथेरियम भी है, एक्सआरपी की जैसे एग्ज़ाम्पल दी है और भी 100% है चीज़ें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो मुझे ज़्यादा एक्साइट करते हैं ना, वो बाकी ज़्यादा करते हैं। बिटकॉइन डेफिनिटली ज़्यादा इट्स अ शेयर ऑफ द वैल्यू अनकम्पेरेबल रिलेटेड टू अदर्स लेकिन जो दूसरी हैं उनके यूज़ केसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे अभी इथेरियम की बात की आपने। अब इथेरियम ब्लॉकचेन के कितने सारे यूज़ केसेस जो अभी हमने ज़िक्र भी किया था कि आपकी जो सारी टोकनाइज़ेशन हो रही है, जो हम कह हुँ, रहे हैं ना वॉल स्ट्रीट टोकनाइज़ हो रही है, ये सारा इथेरियम ब्लॉकचेन पे हो रहा है क्योंकि उसके अंदर एक चीज़ होती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। हुँ, बहुत हाई लेवल समझने के लिए कि इस तरह के रूल्स बना दिए कि कोई तीसरा बंदा आके नहीं डिसाइड करेगा कि यार वली ने मुझे कब पेमेंट करनी थी या असद ने कब क्या चीज़ करनी थी। वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑलरेडी सब चीज़ इनबिल्ट होती है। हुँ। तो आपका टोकनाइज़ेशन ऑफ वॉल स्ट्रीट, स्टेबल कॉइन्स वली भाई, ये जो सारा यूएसडीटी, यूएसडीसी है 80% ऑफ दिस इज़ ऑल क्रिएटेड ऑन इथेरियम। अच्छा, और भी ओके, ब्लॉकचेन्स पे लेकिन इथेरियम ज़्यादा ओके। क्योंकि हुँ, वो आपको अपॉर्च्युनिटी दे रहा है टू क्रिएट स्टफ। हुँ, तो बहुत हुँ, सारे यूज़ केसेस हैं। फिर थोड़ा-सा आगे चले जाएँगे और मैं भी बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, आई डोंट वांट टू प्रिटेंड एज़ वन लेकिन जितना मैं पढ़ता हूँ एज़ अ लर्नर हुँ, आपके जो एआई के यूज़ केसेस हैं वो ओवरलैप होते हैं इसके साथ। आपने हुँ, एजेंटिक एआई का आजकल बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है कि बिल्कुल। यार आप सर्वा करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। वो नहीं होता एजेंटिक एआई बॉट्स होंगे जो डिसाइड करेंगे कब बेचना है, कब खरीदना है, क्या करना है। सो दैट हैज़ यूज़ केसेस ऑन इथेरियम अलोंग विद एआई। राइट, 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 राइट। अच्छा इससे मैं अब थोड़ा-सा टॉपिक को थोड़ा-सा चेंज करते हैं अबाउट करियर्स की हमने पहले भी बात की थी।
But specifically about Middle East or GCC region, Africa, I know you've talked about, but we haven't talked about a lot in terms of Dubai और wider Gulf region. आपने सऊदी में भी काम किया हुआ है. So how do you see like मुझे तो I'm living here for the last I think 16-17 years now और जिस तरह से मैंने इवॉल्व होते देखा है अब एक तो बिल्डिंग्स नज़र आती है ना लोगों को लेकिन हमने यहाँ पर लोगों के माइंड चेंज होते हुए देखे हैं स्पेशली इन सऊदी एज वेल आई हैव सीन how you are being treated at the airport 10 years back 15 years back and now so how do you see this region और क्या-क्या opportunities आपको नज़र आती हैं यहाँ पर? आई थिंक दिस रीजन हैज़ इमेंस अपॉर्चुनिटीज़। दुबई में मैं जैसे 8-9 साल से हूँ, अब तो दुबई का ज़्यादा शेयर है मेरे पास करने को। अच्छा। और कुछ परसेप्शंस भी क्लियर करने की ज़रूरत है यहाँ पे। अब हुआ ये कि दुबई ने अपने आप को स्पेशली पोस्ट कोविड, दे हैव पुट देमसेल्व्स ऑन स्टेरॉइड्स इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड अट्रैक्टिंग टैलेंट। अब उसकी वजह से हुआ ये कि यार कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। हुँ, कंपटीशन बढ़ता है तो ज़ाहिर है ओवरऑल हर चीज़ के लिए अच्छा होता है, प्रोडक्टिविटी के लिए। हुँ, तो लोगों की लेकिन एक्सपेक्टेशंस अभी भी मैनेज नहीं है इसके बारे में। अब जैसे मेरी एक रिक्रूटर से बात हो रही थी, वो यूके का रिक्रूटर है, उसने मुझे बोला यार यूके से लोग मुझे सीवी भेजते हैं, जो वहाँ के रहने वाले कहते हैं यार मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपना एमबीए किया हुआ है, ये किया हुआ है, मुझे क्यों नहीं जॉब मिलेगी, मैं तो आ रहा हूँ। तो उसको बोलता है भाई तुम क्या समझ रहे हो, यहाँ लोग ऊँटों पे नहीं घूम रहे हैं। हुँ। इट्स हाईली कंपेटिटिव मार्केट, बहुत टैलेंटेड लोग यहाँ पे आए हुए हैं, देयर इज कंपटीशन। पहले तो होता था इंडिया और पाकिस्तान से ज़्यादा कंपटीशन इधर होता था विद विद अ लिटिल बिट ऑफ यूरोपियन टैलेंट, जो आपको यूके से ज़्यादा होता था। अब आपका ईस्टर्न यूरोपियन आने लगा है बहुत ज़्यादा, हुँ, एंड दे आर हाईली टैलेंटेड एज वेल, हुँ, और वो उन्हीं पैसों पे काम करने के लिए रेडी होते हैं जिन पे हुँ। आप रेडी होते हो। 100% मैं मुझे हैरत हुई थी कुछ लोग ब्रिटिश पास अब मैं रेडिट पर होता हूँ ना तो इसमें कुछ थ्रेड्स मिल जी, रहे होते हैं वैसे भी लोगों से मिलता हूँ तो द सैलरीज दे आर ओके टू वर्क हियर इन दुबई मैं सोच नहीं सकता था कि कोई गोरा ब्रिटिश गोरा वो इन सैलरीज पे काम कर रहा जी, होगा वो विच इज़ लेस बिल्कुल। बाय आवर स्टैंडर्ड जो कि अच्छे प्रोफेशनल्स लोग हैं वो पाकिस्तानी जो हैं या इंडियंस हैं वो भी उसको कहेंगे यार इतनी अच्छी सैलरी तो नहीं है कि गोरा आके काम करेगा बट दे आर वर्किंग लाइक दैट सो कोई ना कोई तो रीज़न है बिल्कुल, उसका बिल्कुल। एक चीज़ दुबई की मुझे बहुत अच्छी लगी है पली भाई, एंड यू विल टेल मी बिकॉज़ यू हैव बीन हियर फॉर लॉन्गर देन आई हैव बीन, कि उन्होंने वो परसेप्शन ख़त्म कर दिया कि यार वेस्टर्न एक्सपैट का अलग सैलरी ब्रैकेट होगा, हम्म। ईस्टर्न एक्सपैट का अलग होगा, जी पता नहीं। और नहीं, वो बिल्कुल अब ख़त्म कर दिया। मैं है इस ना बारे आप। में बार-बार बात करता हूँ जी, अपने चैनल पे लेकिन लोगों को यकीन नहीं आता और मैं सबको ये बोलता हूँ कि देखिए जो लोग वहाँ से आ रहे हैं ना, जो लोग लेट्स से कोई कनाडा, यूके से आ रहा है यहाँ पर, सो वो ऑलरेडी वहाँ पर जॉब भी कर रहा है, उसके बच्चे वहाँ पर पढ़ भी रहे हैं तो उसके लेट्स से वहाँ पर उसको सोशल सिक्योरिटी भी मिली हुई है, बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, तो वो क्यों आएगा दुबई? अगर उसको वो अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही होगी जो कि उसको वहाँ पर मिल रही है, उससे बेहतर पे ही आएगा ना वो। तो अगर वो कोई बंदा यहाँ पर आ रहा है और आपसे अच्छी सैलरी पर आ रहा है, तो कोई ना कोई तो रीज़न है, वरना यहाँ पर अब वो चीज़ खत्म हो गई है कि आपके पासपोर्ट की बेसिस के ऊपर एक अनलेस एंड अंटिल यू हैव टू ट्रैवल अ लॉट तो फिर वहाँ पर थोड़ा-सा एक डिफरेंस आता है। बट अदरवाइज़ आपके पासपोर्ट की बेसिस के ऊपर बिल्कुल। बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि ब्रिटिश सिटिज़न, ऑस्ट्रेलियन सिटिज़न हैं एंड दे आर रिपोर्टिंग टू पाकिस्तानीज़ हुँ। और इवन इंडियंस व्हाटएवर द केस नहीं, इज़। बिल्कुल। तो ये एक बहुत अच्छा, मतलब आई थिंक ये कल्चरली बहुत अच्छी चीज़ हुई है, क्योंकि ये परसेप्शन था मिडल ईस्ट के बारे में। आई थिंक तो वो जो हुँ, जैसे कहते हैं ना ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स, ये वो वाली हाँ, केस है। हाँ। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है बात। तो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट प्लेस टू स्टार्ट, स्पेशली फॉर पीपल लाइक अस हू आर वेरी क्लोज टू देयर होम। हमारी हुँ, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फैमिली होती है, कोई चीज़ होती है, तो हमारे लिए तो आइडियल है। हुँ, मैं ये नहीं कह रहा कि दिस और दैट अगेन कि यार वेस्ट अच्छा नहीं है, आप यूएस ना जाओ, यूके ना, जो वो उसके अपने एडवांटेजेस हैं, बिल्कुल आप जाइए, वहाँ पे अलग बेनिफिट्स हैं आपकी चीज़ों के। हुँ। लेकिन स्पीकिंग स्पेसिफिकली अबाउट मिडल ईस्ट एंड दुबई, आई थिंक इट्स अ परफेक्ट प्लेस और टू प्लस ये हैव अ कि करियर। अब फिर वो रियलिस्टिक होके सोचना चाहिए ना कि जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं तो अब वेस्ट जाना भी एक तो वहाँ के मसले अलग हैं लेकिन जाना भी मुश्किल हो गया ना। यू सी मैं कहीं स्टार्ट्स पढ़ रहा था कि कनाडा के अंदर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एक्सेप्टेंस रेट है वो 80% से कम हो गई आई मीन 20% हो गई है। अच्छा। तो इतना कम हुआ है पिछले 1 साल के अंदर हुँ, एंड दैट इज़ बिकॉज़ दे डोंट वांट द इमिग्रेंट्स राइट नाउ। हुँ, सो आपके लिए वैसी मुश्किल है इमिग्रेशन पाथवे मुश्किल है तो आप हुँ, जहाँ रह रहे हैं आप उसको ही इम्प्रूव कर लें। मेरे ख़्याल से आप जहाँ रह रहे हैं उसको अगर आप इम्प्रूव कर लेंगे तो दिस कंट्री हैज़ अ लॉट हुँ, ऑफ पोटेंशियल 100%। टू ऑफर। The other thing which I strongly believe in, आपने सऊदी की बात की, कि I think both of these nations and GCC as a whole, I think it's going to grow as a region. So it's not about competition कि यार इन्होंने गोल्डन वीज़ा ले आए ताकि ना लोग सऊदी ना जाएँ, वहाँ ना जाएँ। आई थिंक ऐसा नहीं होता। हुँ, कंपटीशन के साथ कभी कोई किसी ने ग्रो नहीं किया। हुँ, जैसे होता है ना किसी एरिया के अंदर जब शॉप्स खुलती हैं, समय हम बात करें, तो लोग जनरली उस तरफ आते हैं कि यार हुँ, यहाँ पे 50 हुँ, शॉप्स हैं, इधर हुँ, चलते हैं, इधर कुछ ना कुछ हो जाएगा। हुँ, 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 तो हुँ, दैट्स हाउ आई सी जीसीसी, एंड दैट्स हुँ, हाउ जनरली पीपल सी जीसीसी कि यार सऊदी के अपने अलग एडवांटेज हैं कि यार मैसिव जो है एक आपका डोमेस्टिक एपेटाइट कितनी ज़्यादा है, 30 मिलियन की पॉपुलेशन है उनकी। कोई भी चीज़ शुरू करो, 2 लाख बंदा आपका वैसे ही खड़ा हो जाता है। आप चाहे हुँ, कॉन्सर्ट कर लें, चाहे कोई इवेंट कर लें, सही है? तो हुँ, उसके अपने एडवांटेजेस हैं। दुबई के अपने एडवांटेज हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ एडवांस दे आर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड ऑल ऑफ दैट। सो
सो जनरली जब पैसा फ्लो करेगा, पैसा फ्लोज टुवर्ड्स अ रीजन, हुँ। एंड दैट्स हाउ वी ऑल बेनिफिट। एग्ज़ैक्टली अभी जैसे दुबई, अबू धाबी को भी कॉम्पिटिशन ले सकते हैं ना, क्योंकि आपके पास जितने भी थीम पार्क्स हैं वो अबू धाबी में यास आइलैंड के अंदर हैं और यहाँ पर दुबई के अंदर आपको और चीज़ें मिल जाती हैं। मैं जितने लोगों को जानता हूँ जो लोग आते हैं विज़िट करने दुबई या अबू धाबी, वो 1 हफ़्ता उनके लिए इनफ नहीं है कि वो सब कुछ एक्सप्लोर कर सकें। दे प्रोबब्ली वांट टू डू इट रियली? अगेन। येस, हुँ, मतलब आप 1 हफ़्ते के अंदर थीम पार्क्स 4 थीम पार्क्स हैं हाँ, यास आइलैंड में, फिर डिज़नी आने वाला है वहाँ पर। तो जी, ये सारी चीज़ें अट्रैक्शन क्रिएट कर रही हैं और पूरे एरिया को जो है ना फ़ायदा होता है। तो 100%। कोलैबोरेशन ऑफ कोर्स उसमें उसमें बेनिफिट करती है। तो जो नए लोग आ रहे हैं, आई डोंट नो अबाउट, बिकॉज़ मैं अपनी डोमेन में तो जानता हूँ, लेट्स से इंजीनियरिंग टेक की डोमेन के अंदर, टेक के अंदर अगर आईटी को देखें तो उसके अंदर फिर भी बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। फाइनेंस के अंदर आपको जीसीसी के अंदर एज़ अ न्यू एंट्रेंट मिल सकती हैं आई थिंक अपॉर्च्युनिटीज़? अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं बस ये ज़रूर कॉशन करूँगा लोगों के, स्टार्टिंग जो है ना प्राइस टैग बहुत नीचे जा रहा है ग्रेजुअली ना, हाँ। तो उस पे बड़ा ख़्याल रखिए कि अगर अच्छा, आप सॉरी आई एम हाँ, कटिंग यू, बट प्राइस टैग तो मैं अपनी बात करूँ ना, मैं अभी अगेन रेडिट के ऊपर एक थ्रेड देख रहा था, उसमें लोग अपनी सैलरीज़ लिख रहे थे, जो स्टार्टिंग सैलरीज़ थी। तो मैं देख रहा था कि टू था पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, 2000 के अंदर कुछ किसी ने अपनी सैलरी लिखी और अपना डेज़िग्नेशन वगैरह लिखा। तो मैं ये देख रहा था कि कुछ लोगों को आज भी 25 साल बाद भी वही सैलरी मिल रही है जो 2000 के अंदर उस डोमेन के अंदर मिल रही थी। तो प्राइस टैग तो वो ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा हो चुकी है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से है। बिल्कुल। नहीं, आई टोटली एग्री विद यू, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट दैट समबडी इज़ ऑफरिंग यू अ जॉब इन यूएई, प्लीज़ डू नॉट कम हुँ, अनलेस यू हैव फिगर्ड आउट कि यार मैं जितने पैसों पे आऊँगा उसमें मैं सर्वाइव कर जाऊँगा। अगर फैमिली है तो और ज़्यादा कंसिडरेशंस अटैच्ड हैं आपके साथ। आपने ख़्याल से आना है। ये नहीं कि यार वो फ्लैशी बिल्डिंग्स देखी, दुबई ब्लिंग देखा कि यार बस अब जाना है, ऐसा नहीं हुँ, है। हुँ, बहुत ख़्याल से आना है बिकॉज़ यहाँ पे आपको पता है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन और रूथलेस है। आई हुँ। मीन द डिफरेंस बिटवीन यू एंड यू बीइंग ब्रोक इज़ वन चेक। येस, सही ना? 100%, तो 100%। इतना ज़्यादा कभी-कभी हो जाता है। सो बी वेरी केयरफुल, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, इट्स जस्ट अबाउट यू हैव टू बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। हुँ, अगर आपको कोई अंडरकट कर रहा है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, मेक श्योर कि आपने स्किल्स की जो वैल्यू है उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकें कि यार हुँ, मैं क्यों वैल्यूएबल हूँ और मैं इस सैलरी पे क्यों आना चाहिए हूँ। क्योंकि 100%। देखिए कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। अब जितनी भी जनरल जॉब्स हैं ना, उस पे तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। इवन जॉब्स लाइक फाइनेंस एंड अकाउंटिंग व्हिच इज़ टेक्निकल, उसमें भी कॉम्पिटिशन बहुत है क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हर तरफ से आ रहा है। हुँ, फिलीपींस से भी आ रहा है, हुँ, ठीक है? हुँ, इंडिया से भी आ रहा है, पाकिस्तान से भी आ रहा है, हुँ, हर जगह ईस्टर्न यूरोप से आना शुरू हो जाएगा आ रहा है। हुँ, हुँ, So competition is a lot. So you have to stand out. Your CV cannot just say, "Oh, I am an ACCA or CA," and that's it. हुँ, कुछ और भी करो। हुँ। अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करो, अपने इंटरपर्सनल प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करो ताकि यार लगे कि हाँ यार ये 50 सीवी में ये थोड़ा स्टैंड आउट कर रहा था। अच्छा, अब अच्छी बात की आपने। नाउ लेट्स कम टू दैट टॉपिक ज जिसकी मैंने सोचा नहीं था इस पे बात करने का, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दैट टॉपिक कि हम जिसकी वजह से कनेक्ट हुए थे। लिंक्डइन वाज़ वन ऑफ दैट। सो हाउ डू यू थिंक पर्सनल ब्रांडिंग इंक्रीज़ेज़ और इंक्रीज़ेज़ योर चांसेस टू लैंडिंग फॉर अ जॉब, लेट्स से, और पर्सनल ब्रांडिंग कितनी इम्पोर्टेंट है? वही भाई, यू आर 20 स्टेप्स अहेड ऑफ मी हुँ, एंड आई लुक अप टू यू एंड आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय यू। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा इसमें। आई थिंक पर्सनल ब्रांडिंग प्लेज अ ह्यूज रोल इन द हायरिंग डिसीजन, बिकॉज़ होता है कि जब आपकी कोई प्रेजेंस होती है, जब आपका एक डिजिटल फुटप्रिंट होता है, तो आप अपना एक पर्सोना क्रिएट कर चुके होते हैं। हुँ, ठीक है? व्हिच मेक्स इट ईज़ियर फॉर द हायरिंग मैनेजर और द रिक्रूटर टू बेसिकली एनालाइज़ कि यार ये बंदा कितना फिट होगा अपने इस रोल के लिए। हुँ। तो आई थिंक इट प्लेज़ अ ग्रेट रोल। फिर आपकी अपनी जो डोमेन नॉलेज है, उसको आप थोड़ा-सा यू कैन हाइलाइट दैट। अथॉरिटी क्रिएट कर अथॉरिटी सकें। क्रिएट कर सकते हैं, हुँ, बिल्कुल। यू कैन बिकम अ वॉइस ऑफ अथॉरिटी और सम वॉइस इन योर डोमेन। अच्छा, कुछ लोग ये सोचते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जब मैं बहुत यंग था कि यार अभी मेरे पास शेयर करने को क्या है? एवरीबॉडी हैज़ समथिंग यू नीड टू शेयर, या है 100%, ना? 100%। चाहे आप स्टूडेंट हो, आप अपने कुछ सो इट्स फॉर एवरीबॉडी, लिटरली इट्स फॉर एवरीबॉडी। हुँ, सो राइट। आई सो आप यकीन करें, आई यूज्ड टू ड्रेड पोस्टिंग एनीथिंग एनीवेयर हुँ, इंक्लूडिंग लिंक्डइन। और हुँ, मैं अपनी रीसेंट पोस्ट में बताया भी था हुँ, हुँ। कि 2016 में यूट्यूब का अकाउंट बनाया और पहली वीडियो डाली 2022 में। ओह! तो एक लाइव इवेंट हुआ था उसके बाद। बहरहाल हुँ, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। हुँ, लेकिन द पॉइंट इज़ के कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, लिटरली कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यू जस्ट हैव टू हम बहुत सारे लोग जो है ना सफ़र कर रहे होते हैं। एक चीज़ होती है वली भाई, आपको पता होगा, इट्स कॉल्ड द स्पॉटलाइट सिंड्रोम। हम या लोग सोचते हैं अरे यार सब लोग मुझे सोचेंगे कि मैंने मैं क्या कर रहा भाई हूँ, मैं मुझे किसी के देख पास टाइम नहीं है किसी के पास, सोचने का हाँ, आपके बारे में। हाँ, आप अपना कीजिए, हुँ, अपना बेस्ट कीजिए आप। हाँ, 100%। और जो एक चीज़ मैं हर फाइनेंस प्रोफेशन से पूछता हूँ, एंड आई आई गेट द सेम काइंड ऑफ आंसर फ्रॉम ईच वन ऑफ देम, बिकॉज़ मैंने देखा है कि फाइनेंस प्रोफेशनल्स जितने भी होते हैं वो अपनी पर्सनल फाइनेंस को उस तरह से डील नहीं कर रहे होते जिस तरह से यूजुअली होता है। अब मुझसे हुँ, लोग कहते हैं कि भाई आप इंजीनियर हैं, हाउ आर यू मेकिंग कंटेंट ऑन दैट टॉपिक? और मुझे इनफैक्ट बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो मुझे समझते हैं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, अगर मुझे पूरा नहीं देखे हैं वो मेरी वीडियोज़ तो हाउ डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक एक्चुअली दिस इज़ हैपनिंग दैट नॉट मेनी पीपल हू हैव स्टडीड फाइनेंस प्रॉपर्ली
वो अपनी पर्सनल फाइनेंस के डिसीजंस उस तरह से नहीं ले पाते। ये बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक इट्स ट्रू फर्स्ट ऑफ ऑल, और बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे वो एक डॉक्टर साहब हैं, वो खूब सिगरेट पीते हैं, कुछ हाँ, है ना समय तो इसी तरीके से को अपनी पर्सनल हेल्थ की उस तरह ख्याल से हाँ, आई थिंक अ प्रोफेशन डजंट डिफाइन यू that how disciplined you are in different aspects of your life, be it health or finance. So I may be a chartered accountant, but if I'm not disciplined about my financial affairs, I'll be broke. हुँ, Even if I'm a doctor, if I'm not disciplined about my health, I'll be ill. सही है ना? हाँ, तो वो चीज़ें ओके, हैं। वेरी तो गुड। आप बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हुँ, ऐसा होता है। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं जो अकाउंटिंग में मास्टर हैं, फाइनेंस में मास्टर हैं, लेकिन अपनी वेल्थ क्रिएशन में उनको एडवाइस लेनी पड़ती है, सजेशन लेने पड़ते हैं। तो ये हुँ। इट्स अ फैक्ट। आई डोंट हैव एन आंसर टू इट, बट इट्स अ फैक्ट, दैट्स ऑल बट आई दिस कैन इज़ अ से। फैक्ट राइट? इट्स अ फैक्ट। आई कैन शेयर अ पर्सनल स्टोरी। जैसे मैं आपसे भी थोड़ी देर पहले ज़िक्र ही कर रहा था, एक परसेप्शन होती है कि यार आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपने सीएफए किया हुआ है, तो यार आप तो अपना एक बड़ा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो लेके, हुँ, बहुत सारे हैं जिनका है भी डेफ़िनिटली, हुँ, और हर एक की अलग जर्नी होती है, हुँ, अलग-अलग माइलस्टोन अचीव करते हुए आ रहे होते हैं आप। तो मैंने बड़ा लेट शुरू किया। हुँ। आई स्टार्टेड लाइक 4 और 5 इयर्स अगो, पोस्ट कोविड, जब थोड़ा-सा ऐसा लगा कि यार कुछ थोड़ा-सा होना एक्स्ट्रा चाहिए। कैपिटल है जिसको मैं हल्का-सा हुँ, आई कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। सो आई स्टार्टेड विद ईटीएफ्स, हुँ, एज़ यू जस्ट सेड, आई एम आल्सो क्वाइट रिस्क अवर्स। हुँ, तो ईटीएफ ये करता है कि अब मैं एक्टिव ट्रेडिंग तो नहीं कर सकता। आई हुँ, कांट बीट अ ट्रेडर जिसका काम ही है ज़िंदगी में वो जो है ना अपनी हुँ। एनालिसिस करना। हाँ, हाँ। तो ईटीएफ्स मुझे एक सेफ लगा, मैंने वहाँ से शुरू किया, फिर हल्का-फुल्का क्रिप्टो के बारे में पढ़ना शुरू किया, थोड़ा-सा उसमें किया। तो इस तरीके से आई एम अलाइन विद यू बिकॉज़ मैंने ऐसे-ऐसे इंजीनियर्स देखे हैं, ऐसे-ऐसे नॉर्मल जिनका आप सोच नहीं सकते, ऐसे लोगों से बात की है कि उनकी इन डेप्थ नॉलेज अबाउट पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक्स वगैरह, वो एक डिफरेंट लेवल की होती है कंपेयर टू मैंने ऐसे बहुत सारे फाइनेंस प्रॉपर प्रोफेशनल्स देखे हैं, जिनको लिटरली नहीं पता कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, वो कैसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और लिटरली बिल्कुल। मैं सही बता रहा हूँ कि एमबीएज़, फाइनेंस एमबीएज़, उनको स्टॉक मार्केट के बारे में उस तरह से नहीं पता जिस तरह से पता होना चाहिए हुँ, टू बिल्ड देयर ओन वेल्थ। हुँ। So thank you very much, Asad, and we are into I think 1 hour 10 minutes mark. Or it was pleasure meeting you and staying connected. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। उससे पहले LinkedIn का कंटेंट आपका बहुत अच्छा है। Anyone watching this should follow Asad on LinkedIn as well as YouTube. कैसी है आप कुछ एंड में आप कुछ कहेंगे? वली भाई, ऑल आई कैन से इज़ I don't want to overstate it, लेकिन it's a little bit of a dream come true because I started I'm being very honest. I started following your journey when it started showing up on my feed. मैंने देखा Was है, it LinkedIn or YouTube? आई थिंक यूट्यूब पे पहले हुआ था। अच्छा अच्छा। यूट्यूब पे पहले हुआ था, और ओके। तो मैं पर्सनल फाइनेंस वगैरह सर्च कर रहा था। मैंने कहा यार भली खान लग रहा है, पाकिस्तानी नाम लग रहा है कोई। आई स्टार्ट लुकिंग अप टू, मैं थोड़ा डिग इन किया, मैंने जाके देखा, मैंने कहा यार पाकिस्तान से नहीं, कराची से हैं। एंड देन आई वाज रियली इंस्पायर्ड बिकॉज़ यार इस जर्नी पे मैं भी चलना चाह रहा था उस वक़्त। एंड पीपल लाइक यू, स्पेशली योरसेल्फ, इंस्पायर्ड मी बिकॉज़ इट्स वी आर रिलेटेबल इन दैट सेंस कि यार फ्रॉम सेम कंट्रीज, सिमिलर जर्नी इफ नॉट द सेम। And then you have done so well for yourself. MashaAllah, you've created a community. You're touching 100,000 followers on your YouTube. You know, everything that you were telling me about different platforms. MashaAllah. So people like myself, I'm being very honest, I look up to you in this journey that I'm about to take. So it's ज़बरदस्त। very inspiring for me. So it's a dream come true for me to be sitting in front of you here and doing this podcast. So I thank wish you. you very best of everything in your life. Thank you very much. No, thank you so much. Thank you.